हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। राहुल, आकाश, अस्मिता, अखिलेश, रणवीर, आकाश, मेघा। क्या आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? क्या वीडियो आपको क्लियर है? ऑडियो वीडियो कैसी हैं दोस्तों? गुड 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 गुड। ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। डिस्कॉर्ड लिंक आज लास्ट दिन ही है तुम्हारा डिस्कॉर्ड लिंक शेयर करने का, इसके बाद तो भाग जाऊंगा मैं। तो जिसको नहीं पता, आज हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद आपका एक डाउट सेशन बचा जो कि कल होगा, और वो लक्ष्य लेगा, क्योंकि लक्ष्य ही आपका डाउट सेशन अब तक सारे के सारे लेता हुआ आया, ठीक है। और फिर इस कोर्स को हम अलविदा कह देंगे और टाटा बाय बाय हो जाएगी। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है हमें? वेरी गुड। तो ये आपकी लास्ट क्लास है नेटवर्किंग की। यहाँ पर आपको बहुत सारे मैं चीजें बता के जाऊंगा नेटवर्किंग के बारे में, जो आपको पढ़नी है, इससे आपका बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। और शुरू करें। रिकर्जन वाले कोर्स में फिर मिलेंगे, हाँ बिल्कुल 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 मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। रिकर्जन वाला कोर्स हमारा 14 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला कोर्स 13 खत्म हो जाएगा, और 14 से एक और नया कोर्स हमारा रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग का कोर्स शुरू हो जाएगा। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा www.decodhelp.in। यहाँ पर जाके आप उसको बाय कर सकते हैं। आई थिंक 649 का होगा वो। आप अप्लाई करेंगे कूपन कोड LOVE30 तो आपको इस प्राइस पर मिल जाएगा। चलो चलो शुरू करें शुरू करें। सिर्फ रिकर्जन के लिए, इसके बाद डीपी हो जाएगी। रिकर्जन तुमने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो डीपी करना तो मजाक होता है यार, डीपी करना मजाक होता है। अगर आपने मेरी डीपी की प्लेलिस्ट देखी होगी यूट्यूब पे तो आपको पता होगा डीपी, रिकर्सिव सॉल्यूशन को डीपी में कन्वर्ट करना कितना ही सिंपल होता है, कितना आसान होता है, बहुत आसान होता है। फिर डीपी का कोर्स लोगे पेड, सोचेंगे अभी तो प्लान नहीं है, अब तो रिकर्जन वाला ढंग से पढ़ानी है, पहले रिकर्जन ढंग से पढ़ाएंगे उसके बाद देखेंगे। मेगा कह रहे भैया नोट्स नोट्स मैंने शेयर कर दिए, आपके नोट्स आपके डिस्कॉर्ड सर्वर पर हमने शेयर कर दिए हैं, ठीक है। आपके अब तक ओएस के सारे नोट शेयर हो चुके हैं, डीएमएस के सारे नोट शेयर हो चुके हैं, ऊप्स के पेंडिंग थे, ऊप्स के नोट्स भी सारे शेयर हो चुके हैं, और नेटवर्किंग के एंटायर नोट्स आपको कल आपकी फाइनल क्लास के अंदर मिल जाएंगे। तो आपका ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी नोट्स पेंडिंग नहीं रहेंगे, आपकी लास्ट क्लास से पहले पहले आपके सारे नोट्स आपके हाथ में आ जाएंगे। ऊप्स के पर जो हमारे पेंडिंग थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, आज शेयर कर दिए मैंने, आप डिस्कॉर्ड पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट क्लास के अंदर कहां तक पहुंच चुके थे? लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, नेटवर्क लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमें क्या डिस्कस करना है? अब हमें क्या डिस्कस करना है? अब हम आईपी के बारे में डिस्कस करने आए थे। मैंने आपसे बोला था नेटवर्क लेयर के ऊपर, नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो आपने मुझे क्या बताया था? नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? बोलो, बोलना पड़ेगा दोस्त, बोलना पड़ेगा, बिना बोले बात बनेगी नहीं। तो हमने बोला नेटवर्क लेयर पर मैं आईपी का यूज करता हूँ। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। वेरी गुड। तो ये होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी के बारे में हम इस कोर्स की स्टार्टिंग से ही बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं। तो मुझे बताओ आईपी किस लिए यूज होता है? पर्पस क्या है आईपी का? आईपी का पर्पस क्या है बताओ? यूनिक एड्रेस टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए नोड। वेरी गुड। तो हमने बोला एक नेटवर्क होता क्या था, जब पहली डेफिनेशन को आप देखेंगे तो आपने बोला एक नेटवर्क होता क्या है। बेसिकली आपका बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। उन कंप्यूटर्स को मैं नोड से बोलता हूँ। तो मैंने बोला एक ऐसा एड्रेस जिसके द्वारा मैं हर एक सिस्टम को, हर एक कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊँ नेटवर्क के अंदर। एक ऐसा एड्रेस जिसके द्वारा मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊँ एक सिस्टम को एक नेटवर्क के अंदर, उस एड्रेस को मैं क्या बोलूंगा भैया? वो आईपी है। तो एक बच्चे ने बोला टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ नोड। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इसको यूज कर लिया। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, मुझे बताना कि आपको ये पता है या नहीं पता। क्या आप लोग ये जानते हो कि सबनेट क्या होता है? बट ये सबनेट, एक सबनेट क्या होता है? सुना है किसी ने सबनेट क्या होता है? सबनेट मास्क तो सुना है, अरे सबनेट तो बताओ सबनेट मास्क पे डिस्कस करेंगे, पहले सबनेट बताओ। नहीं सुना?
तो मैंने बोला अ नेटवर्क इनसाइड अ नेटवर्क। जैसे हम बोलते थे ना कि यार ये एक एरे है और इस एरे का ये एक सब पार्ट है, तो उस एरे के अंदर एक छोटे एरे को हम उसको एक सब पार्ट बोल देते थे, या फिर एक सेट होता था, उस सेट के छोटे पार्ट को हम सब सेट बोल देते थे। वैसे एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर एक छोटे से नेटवर्क को हमने क्या बोल दिया, उस नेटवर्क के अंदर एक छोटे से नेटवर्क हमने क्या बोल दिया कि भाई तुम सबनेट हो। लेट्स से कि ग्रीन कलर की नोड जो एक नेटवर्क को दर्शाती है, लेट्स से ग्रीन कलर की नोड एक नेटवर्क को दर्शाती है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इनमें से किसी एक नेटवर्क को मैंने पकड़ लिया और मैंने बोला कि भाई तुम सबनेट हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? सबनेट का फायदा क्या होता है? सबनेट का फायदा क्या होता है? सबनेट का फायदा ये है कि सबनेट के थ्रू मैं एफिशिएंटली शॉर्टेस्ट पाथ को निकाल सकता हूं बिटवीन टू नोड्स। अच्छा, मेरा एक सोर्स है, एक सोर्स नोड पर मैं खड़ा हूँ, एक डेस्टिनेशन नोड मुझे सर्च करनी है, वहां मुझे कोई पैकेट भेजना है, वहां मुझे कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी है, वहां से मुझे कोई पैकेट रिसीव करना है। तो उस सोर्स और उस डेस्टिनेशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, या फिर उस डेस्टिनेशन नोड को सर्च करना एफिशिएंट वे के अंदर, वो किस प्रकार होता है? वो सबनेट के द्वारा होता है। ये तुम्हारे नंबर ऑफ कंपैरिजन कम करवा देता है, ये तुम्हारे अननेसेसरी राउटिंग से तुम्हें बचा लेता है। मान लो कि सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक जाना है, उसके बीच में तुम 10 राउटर के बीच में हॉप 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 करते हुए जा रहे हो, ठीक है। बट अगर तुम सबनेट का प्रयोग करते तो तुम सिर्फ 3 या 4 पर हॉप करते, तो अननेसेसरी राउटर से जो तुम हॉपिंग कर रहे थे वो यहाँ बच गई है। क्या बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अननेसेसरी स्विचिंग यहाँ बच गई है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो? क्या बात समझ में आती है? यस और नो? इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है। मान लो कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम है आकाश। तुम्हारा नाम है आकाश। आकाश को एक आईफोन सेंड करना है। आकाश को एक आईफोन सेंड करना है। आकाश के पास एक आईफोन है, वो उसको सेंड करना है अपने दोस्त को जिसका नाम है आदित्य, ठीक है। तो आकाश ने क्या किया, ये आईफोन वो ले गया अपने पोस्ट ऑफिस पे। वो अपने पोस्ट ऑफिस पे चला गया। मान के चलो कि पोस्ट ऑफिस आईफोन सेंड हो जाता है, मुझे पता नहीं, मैं पोस्ट ऑफिस जिंदगी में सिर्फ 2 या 3 बार गया हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता बड़े बूढ़े क्यों कहते हैं पोस्ट ऑफिस जाना चाहिए, मुझे नहीं पता भाई इसका इसका लॉजिक क्या है, बट चलो ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। तो हम पोस्ट ऑफिस गए, हमने बोला कि यार ये जो आईफोन है इसका वेट करो और जितने पैसे बनते हैं मुझसे लो और ये आदित्य को सेंड करना है। तो वैसे रहते कहाँ थे ये रहता था भैया गली नंबर 13 पे, 15 में, ये रहता था गली नंबर 17 में। इनकी गली के बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 गली का है। ये चाहता तो पैदल जाके दे आता, बट इसने क्या किया, इसने वो दिया पहले अपने पोस्ट ऑफिस को, फिर उस पोस्ट ऑफिस से, लेट्स से कि इस पोस्ट ऑफिस और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो नियरली 30 किलोमीटर है और इनके बीच का आपस का डिस्टेंस 500 मीटर था। तो फिर यहाँ से ट्रैवल करके वो आया इसके पोस्ट ऑफिस पे और वो यहाँ से इसको सेंड हो गया। तो मुझे बताओ क्या ये वाला पाथ ऑप्टिमल है या ये वाला पाथ ऑप्टिमल है? ये है पाथ नंबर 1, ये है पाथ नंबर 2, बताओ कौन सा वाला ऑप्टिमल है? दूसरा वाला ऑप्टिमल है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो कह रहा नहीं भैया P1 वाला ऑप्टिमल है, P1 वाले से जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है? ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो अननेसेसरी राउटिंग ये करी है तुमने कि भाई तुमने इसको दिया, फिर तुमने इसको दिया और फिर यहाँ पहुंचा, इससे तो तुम सीधा जाके इसको दे आते ना भाई, इसको सीधा जाके इसको दे आते, तुम्हारी वो अननेसेसरी राउटिंग बच जाती है और सबनेट तुम्हारा हेल्प करता है उस अननेसेसरी राउटिंग से बचाने के लिए। क्या बात समझ में आती है? एग्जांपल में मैं तुम्हें बाइनरी सर्च का एग्जांपल भी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें बाइनरी सर्च का एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि मेरे पास ये पूरा का पूरा एरे स्टार्टिंग में होता है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं मिड के आधार पर पता लगाता हूँ कि मुझे इस पार्ट को ट्रैवर्स करके चेक करना है, नहीं करना है, या इस पार्ट को चेक करना है। यानी एक पार्ट तो मैं नेगलेक्ट कर ही देता हूँ कि यार ऐसा करो लेफ्ट पार्ट में तो डेटा होगा नहीं, राइट पार्ट के अंदर जाओ। तो जब मैं राइट में जाता हूँ फिर मैं राइट के 2 पार्टीशन करता हूँ, तो मैं राइट के 2 पार्टीशन करता हूँ, तो फिर मुझे पता लगता है यहाँ फिर से इसको नेगलेक्ट करना है और इसको सर्च करो, ऐसे करके फिर मैं इसके 2 पार्टीशन करता हूँ। ऐसे करके मैंने इसके 2 पार्टीशन कर दिए, फिर मैं बोला लेट्स से कि यहाँ पे डेटा नहीं है और यहाँ पे है। तो तुम देख पा रहे हो मैं कितने एफिशिएंट सर्चिंग कर रहा हूँ बाइनरी सर्च के अंदर। जो नॉर्मल लीनियर सर्च ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया करती थी,
यहाँ बाइनरी सर्च में ऑफ लॉग एन हो गया। लेट्स से कि n की वैल्यू जो है वो क्या है, 10 की पावर 9 है, तो देख लो यहाँ पर यहाँ पे कितना फर्क आने वाला है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो उसी प्रकार से सबनेट का भी प्रयोग तुम कर सकते हो कि तुम्हें पता है कि यार ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इस बहुत बड़े नेटवर्क में ये कुछ छोटे छोटे नेटवर्क है। रादर देन मैं लीनियरली सर्च करूं कि यार कहाँ पे भेजूं कहाँ पे भेजूं, उससे अच्छा मैं सबनेट पता लगा लूं कौन सबनेट में जाना है, तो मैं इस सबनेट में चला गया और इसके अंदर मैं लीनियर चेक कर लेता हूँ, इस सबनेट के अंदर जाके लीनियर चेक कर लेता हूँ, फिर भी मेरे बहुत सारा टाइम बच गया। ये जो बाकी बचा हुआ इतना वाला पार्ट है ये तो मुझे सर्च नहीं करना पड़ा। हाँ है ना? क्या बात समझ में आती है? तो इन शॉर्ट मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ सबनेट एक ऐसा तरीका है जिसका तुम एफिशिएंटली अपने पैकेट को सेंड कर सकते हो और अननेसेसरी राउटिंग को, अननेसेसरी स्विचिंग को बचा सकते हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आती है हमें। ठीक है, अब वापस आते हैं आईपी एड्रेस के ऊपर। आईपी एड्रेस दिखता कैसा है? अब वापस आते हैं आईपी एड्रेस के ऊपर। आईपी एड्रेस दिखता कैसा है? किसी को पता कैसा दिखता है? एनीवन? मैंने स्टार्टिंग बताया था कि वो कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसा डॉट ऐसा डॉट ऐसा डॉट ऐसा, और एक्स यहाँ पर क्या दर्शाता है? एक्स यहाँ पर एक 8 बिट का नंबर दर्शाता है। 8 बिट का मतलब क्या, कहां से कहां तक डेटा जा सकता है? कहां से कहां तक? 0 से लेके 255। हाँ है ना? हाँ है ना? ठीक है, तो आईपी एड्रेस बेसिकली तुम्हारा एक 32 बिट का नंबर है। 8 8 8 8, तो 32 बिट का एक नंबर है। 32 बिट का एक नंबर नहीं, मतलब बेसिकली 32 बिट्स है। ठीक है, और वो तुम्हारा 0000 से लेके एटमैक्स कहां तक जा सकता है? 255 255 255 255। क्या ये बात समझ में आती है? यहां से लेके यहां तक वो जा सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? ये तुम्हारा IPv4 है। V4 का मतलब वर्जन 4 है। बात समझ में आती है? अभी हम V4 यूज कर रहे हैं। IPv6 क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेंगे, बट क्या अभी ये वाली बात समझ में आ रही है हमें कि नहीं आ रही है? क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है। अब एक आईपी एड्रेस के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आईपी एड्रेस के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मेरे पास एग्जांपल तुम्हें देता हूँ कि मेरे पास ये आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है जी 192.168.1.15। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि यार यहाँ से जो इतना पार्ट है ये क्या चीज है? ये तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस को दर्शाता है, ये तुम्हारे नेटवर्क एड्रेस को दर्शाता है। और यहां से जो ये इतना पार्ट है, लास्ट की 8 बिट है, ये तुम्हारे डिवाइस के एड्रेस को दर्शाता है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? इन शॉर्ट तुम ये समझ सकते हो, ध्यान सुना मेरी बात को, इन शॉर्ट तुम ये समझ सकते हो कि जो ये वाली पार्ट था ना, ये शुरू के 24 बिट्स थी, 8 8 8 24, ये क्या है? ये तुम्हारी सबनेट की आईडी है। इससे मुझे सबनेट का पता लगे कौन से सबनेट के अंदर जाना है, और उस सबनेट के अंदर कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं और कौन से डिवाइस तक जाना है वो मुझे इससे पता लगेगा। ये डिवाइस की आईडी हो गई। क्या बात समझ में आती है? क्लैरिटी मिल रही है? क्लैरिटी मिल रही है? अगर एक आईपी एड्रेस मेरे पास आ जाए तो मैं उस आईपी एड्रेस को कैसे ढूंढ पाऊंगा, ये समझ पा रहे हो? ये जो हमने भी एड्रेस देखा है, ये तुम्हारा क्लास सी का एड्रेस है। अब ये क्लासेस क्या होती है, क्लासेस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो तुमने देखा है क्लास सी है, अब क्लासेस क्या होती है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली तुम्हारे पास जितना भी आईपी एड्रेस था उन सबको ना कैटेगराइज किया गया, किन किन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया वो समझ लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमें ये समझ में आ गया आईपी एड्रेस के 2 पार्ट हैं, वो है नेटवर्क एड्रेस और डिवाइस का एड्रेस। क्या ये चीज क्लियर है हमें? क्या ये चीज क्लियर है हमें? यस और नो? ठीक है, अब मैंने बोला हमारे पास ना यार, हमारे पास क्लास ए से लेके ई तक है। तो बेसिकली आपके पास आईपी एड्रेस की कैटेगराइजेशन की गई है। ठीक है, उसको कैटेगरीज को हमने ABCDE बोल दिया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर मुझे आपको दर्शाना हो, लेट से मैं ए की बात करता हूँ, क्लास ए क्या होता है, क्लास ए का आईपी एड्रेस क्या होता है, क्या मतलब है इस बात का? क्लास ए के आईपी एड्रेस का मतलब ये है कि स्टार्टिंग की जो 8 बिट होगी, स्टार्टिंग की जो 8 बिट होगी वो क्या दर्शाएगी? वो तुम्हारी नेटवर्क एड्रेस दर्शाएगी। क्लास बी क्या कहती है कि स्टार्टिंग की जो 16 बिट होगी वो क्या दर्शाएगी? वो तुम्हारी नेटवर्क एड्रेस दर्शाएगी। और यहाँ पे बाकी रिमेनिंग बिट क्या दर्शाती है? बाकी तुम्हारी डिवाइस एड्रेस दर्शाती है।
यहाँ बाकी रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितनी बचेगी यहाँ पे, रिमेनिंग भी 16 बचेगी ना, रिमेनिंग 16 बिट भी तुम्हारी डिवाइस एड्रेस दर्शाती है। और क्लास सी में तुम्हें क्या समझ में आया कि यार शुरू के 24 बिट जो होंगी, जैसे अभी हमने देखा पीछे, ये शुरू की 24 बिट थी ना, तीनों 24 बिट तुम्हारी दर्शाती है नेटवर्क एड्रेस को, और लास्ट की 8 बिट क्या दर्शाएगी, वो तुम्हारा डिवाइस एड्रेस दर्शाएगी। क्या तुम्हें एक बात समझ में आई है यहाँ पे, क्या तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन मिली, मुझे बताना क्या तुम्हें ऑब्जर्वेशन मिली कि नहीं मिली, कि क्लास ए के अंदर ज्यादा डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, क्लास बी के अंदर ए से थोड़े से कम डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, और क्लास सी के अंदर सिर्फ 256 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? यस और नो, यस और नो। अगर तुम्हारे पास 24 बिट्स है तो तुम कितने लोकेशन जनरेट कर पाओगे? अगर तुम्हारे पास 24 बिट्स है, कितने एड्रेस जनरेट कर सकते हो? 2 की पावर 24। अगर 16 बिट है 2 की पावर 16, अगर 8 है तो 2 की पावर 8। तो तुम्हें समझ में आ रहा है किस क्लास, यानी अगर हम क्लास ए की बात करें तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, क्लास ए के अंदर मिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। क्या ये बात की क्लैरिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है? यस और नो, यस और नो? बिल्कुल मिल रही है भाई, बिल्कुल मिल रही है। चलो मैं तुम्हें एक बार इनके सबके आईपी एड्रेस बताता हूँ कि क्लास ए का आईपी एड्रेस कहाँ शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। तो क्लास ए का एड्रेस शुरू होता है 0000 से लेकर कहाँ तक, 127.255.255.255। तो तुम्हें कोई भी एड्रेस मिलेगा तो तुम बता सकते हो वो क्लास ए का पार्ट है या नहीं है। अगर क्लास बी की मैं बात करूं तो क्लास बी शुरू होता है यहाँ से 128.0.0.0 और यहाँ से तुम जाते हो 191। ठीक है, क्लास सी की अगर बात करें, यहाँ तुम 192 से स्टार्ट करते हो और तुम जाते हो कहाँ तक, 223 तक। उसके बाद क्लास डी की अगर बात करें तो तुम जाते हो 224 से कहाँ तक, 239.255.255.255। और क्लास ई की अगर बात करें तो तुम गए 240 से 255। क्या यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि किस रेंज में कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं? क्या वो क्लैरिटी दिख रही है तुम्हें? क्या वो क्लैरिटी दिख रही है? क्या वो क्लैरिटी दिख रही है? यस और नो बताओ। अब तुम्हें कोई भी आईपी एड्रेस पड़ा होगा तो तुम बता सकते हो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। क्लास का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, क्लास का कॉन्सेप्ट किस लेवल पर आधारित है। तुम्हारे पास एक आईपी एड्रेस के अंदर दो पार्ट होते हैं, आईपी एड्रेस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है तुम्हारा नेटवर्क वाला, एक पार्ट होता है तुम्हारा डिवाइस वाला। ठीक है, और यहाँ पर तुमने देख लिया वो किस प्रकार से कैटेगराइजेशन की गई है इनके अंदर। ठीक है, और तुम्हें यही पता लग गया कि अगर तुमसे पूछे ए बी सी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा डिवाइसेस किसमें कनेक्ट कर सकते हैं तो तुम बोलो क्लास ए के अंदर कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर मेरे पास 2 टू द पावर 24 एड्रेसेस अवेलेबल है। क्या बात समझ में आती है? यस और नो, यस और नो? ध्यान ने बोला भैया 127.0.0.1 तो रिजर्व्ड होता है, ए में नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो कुछ कुछ एड्रेसेस आपके पास रिजर्व पड़े होते हैं, तो कुछ एड्रेस आपके पास रिजर्व्ड है, उनको हम रिवर्स रिजर्व्ड एड्रेस भी कहते हैं, रिजर्व्ड एड्रेस भी कहते हैं। जैसे 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 बोलो, 127.0.0.0 और ये 8। भैया ये कौन सा तरीका है लिखने का? मैंने जब मैं यहाँ पे बताता हूँ ना /8, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है स्टार्टिंग की 8 बिट जो है फिक्स्ड है, यानी कि ये हमेशा 127 ही रहने वाला है, यहाँ पर वेरिएशन आ सकती है। तो ये वाला जो पूरा मैटर है आपका, ये आपका रिजर्व एड्रेस के अंदर आता है। एग्जाम्पल के मैं लोकल होस्ट को यूज कर सकता हूँ, लोकल होस्ट का आपको बताया भी था मैंने पहले भी कि आप वहां पर 127.0.0.1 इस आईपी पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसको मैं लूप बैक एड्रेस भी कहता हूँ, इसको मैं लूप बैक एड्रेस भी कहता हूँ। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? अब थोड़ा सा और नए नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एक बार थोड़े से और नए नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इसके साथ और समझते हैं। सवाल ये है कि वाई सबनेटिंग इज नेसेसरी। सवाल ये है कि वाई सबनेटिंग इज नेसेसरी। इसका जवाब कौन देगा मुझे?
एक बार फटाफट बताओ सबनेट नेसेसरी क्यों होता है। फास्टर एक्सेस के लिए, टू गेट मोर नेटवर्क आईडी, टू फाइंड बेस्ट पाथ। मतलब ध्यान से देखो, मान लो एक बार इसी को सुनना, ध्यान सुनना, कि मान लो तुम्हें ना एक कंपनी के अंदर एक मैसेज भेजना है। ये ना एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, इसका नाम है अमेजोन, ठीक है। अमेजोन के अंदर मान लो 7 लाख एम्प्लॉयज है। यहाँ मान लो 7 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, 7 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। तुमने क्या बोला कि मुझे ना यार, लेट्स से कि जिसको तुम भेज रहे हो ना, वो यूनिक नाम का बंदा, उसका नाम लव बब्बर है, पूरे अमेजोन में लव बब्बर नाम का लड़का एक ही था, अब है नहीं, ठीक है। तो अब तुम लव बब्बर को एक मैसेज भेजना चाहते हो, तुम बाहर से आए, तुमने बोला कि अमेजोन में ना लव बब्बर नाम का कोई बच्चा है, उसको एक मैसेज भेजना है, मुझे हेलो भेजना है, उसको मुझे हेलो भेजना है। एक तरीका क्या है कि मैं लीनियरली डेटाबेस में जाऊं और सर्च करूं कि भाई वो कहाँ है लव बब्बर, कहाँ है लव बब्बर, कहाँ है लव बब्बर, कहाँ है लव बब्बर, कहाँ है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, उस केस में 7 लाख रिकॉर्ड ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, हाँ या ना, हाँ या ना। सेकंड तरीका क्या है मेरे पास, तुमने बोला कि यार लव बब्बर का जो डिपार्टमेंट है ना, वो ना ऐसा कर लो, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, लॉजिस्टिक्स वाली टीम के अंदर है वो। तो तुमने सीधा जाके बोला लॉजिस्टिक टीम्स में जाओ, तो तुम डिपार्टमेंट आईडी में पहले गए, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक टेबल पे गए। अब लॉजिस्टिक्स वाले टेबल में सिर्फ यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, और तुमने उन 100 में लीनियर ट्रैवर्स कर लिया कि लव बब्बर कौन है। यहाँ पर तुम्हारे लगे 101 कंपैरिजन, और पहले लगे तुम्हारे 7 लाख कंपैरिजन। अब बताओ कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी है, अब बताओ कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी है, सेकंड वाली या फर्स्ट वाली, 7 लाख वाली या फिर 101 वाली। 101 वाली, बिल्कुल सी बात है, क्योंकि वहां पर मेरे नंबर ऑफ ट्रैवर्सल कम है, मेरे कंपैरिजन कम है, तो वो अच्छा है। तो वही सेम चीज आप कैसे करोगे, वो सबनेटिंग के द्वारा तुम अचीव कर सकते हो, वही सेम चीज तुम सबनेटिंग के द्वारा अचीव कर सकते हो। कैसे, कैसे, मान लो कि तुम्हें पैकेट सेंड करना है इस आईपी एड्रेस पर, मान लो तुम्हें पैकेट सेंड करना है इस आईपी एड्रेस पर, इस आईपी एड्रेस पर पैकेट सेंड करना है। मुझे क्या दिख रहा है, कौन सी क्लास का है ये कौन सी क्लास का है, कौन सी क्लास का है ये, दोबारा देख लो चार्ट एक बार, कौन सी क्लास का है ये, सी क्लास का है ना भाई। मुझे दिख गया सी क्लास का है, तो मुझे क्या पता लग गया, सी क्लास के अंदर ये कौन सी आईडी होती है, सबनेट की आईडी होती है। तो मुझे पता लग गया कि दुनिया भर में जो नेटवर्क है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे साफ साफ पता, मुझे इस सबनेट में जाना है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पे तुम्हारे आईपी एड्रेस की रेंज तुम्हें पता ना भाई, यहां से यहां तक जाओगे। अब ये तो बहुत सारी एग्जिस्ट कर सकती है, ये तो बहुत सारी एग्जिस्ट कर सकती है ना भाई। अब मुझे किस में जाना है, मुझे पता लग गया कि भाई मेरे को ना तो इसमें जाना, ना तो इसमें जाना, ना तो इसमें जाना, ना तो इसमें, क्लास सी के अंदर जाना है। तो मैं एक सबनेट पे पहुंच गया, तो मैं एक सबनेट पे पहुंच गया। अब मैंने क्या किया, मैं इस सबनेट पे पहुंच गया, 192.0.2 वाले सबनेट तक मैं पहुंच गया। क्या ये बात हमें समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमारे राउटर ने एक ऐसे होस्ट पे वो मैसेज सेंड कर दिया, एक ऐसे होस्ट पे वो मैसेज सेंड कर दिया जो कि इस सबनेट के अंदर लाइक करता है, एक ऐसे होस्ट पे मैसेज सेंड कर दिया जो कि इस सबनेट के अंदर लाइक करता है। इस सबनेट के अंदर बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं, हाँ या ना, इस सबनेट के अंदर बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल हो सकते हैं। तो मैंने एक ऐसे होस्ट पर इस मैसेज को सेंड कर दिया जो इस सबनेट में लाइक करता है। जब उस होस्ट के पास मेरा मैसेज पहुंच गया, अब मैंने क्या बोला कि भाई इसके राउटर में जाओ, उसके राउटिंग टेबल में से इस वाले डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का पाथ निकाल लो। वो स्मॉलर लेवल पर तो राउटिंग टेबल वाली स्ट्रेटजी काम करती है ना, डायक्स्ट्रा वाली। स्मॉलर लेवल पर, ग्लोब की बात नहीं हो रही है, वो एक स्मॉलर, एक पर्टिकुलर एरिया पर वो डायक्स्ट्रा वाली एल्गोरिथम, वो राउटिंग टेबल वाली एल्गोरिथम जो तुम्हें लास्ट क्लास में बताई थी, वो तो काम करेगी ना। तो मेरा काम कितना आसान हो गया, मुझे पहले से मतलब पता था कि मुझे इस पाथ तक, इस डेस्टिनेशन एड्रेस तक पैकेट भेजना है। स्टार्टिंग में डर गया मैं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है रेंज बहुत बड़ी है यार, रेंज बहुत बड़ी है, कैसे ढूंढ के लाऊंगा। अब जरूरी नहीं है ना कि यार राउटर के अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि एक राउटर के अंदर तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक हर
डेस्टिनेशन एड्रेस का पाथ होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। बात समझ में आती है? तो तुमने इस प्रकार सबनेटिंग का यूज करके अपने डेटा को एफिशिएंटली प्रोपागेट करवा दिया। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने सबनेटिंग का एक कॉन्सेप्ट देख लिया, यहाँ पर तुमने सबनेटिंग का एक कॉन्सेप्ट देख लिया। तुम्हें दो चीजें यहाँ पर होमवर्क पकड़नी है, ठीक है, दो चीजें होमवर्क में एक बार डिफाइन डिफाइन पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगी। पहला पकड़ना कि सबनेट मास्क क्या चीज होती है, सबनेट मास्क क्या चीज होती है। सेकंड पढ़ना तो वेरिएबल सबनेट आईपी किसको बोलते हैं। बस एक डिनोट करने का तरीका है, ठीक है, डिनोट करने का तरीका है, वो समझ में आ जाएगा तुम्हें देख के। पर क्या क्लैरिटी मिली सबनेट के बारे में? सबनेट क्या होता है? नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क होता है, ठीक है, एक सब पार्ट होता है बेसिक नेटवर्क, उसको मैंने सबनेट बोल दिया। उसको यूज क्यों कर रहा हूँ? ताकि एक एफिशिएंट तरीके से, एक फास्टर तरीके से अपने पैकेट्स को स्मॉलर डिस्टेंस में ट्रैवर्स करा पाऊँ। कैसे करा पाओगे स्मॉलर डिस्टेंस में? इस प्रकार मैं सबनेट आईडी का प्रयोग करके सबनेट को सर्च कर लूंगा, उसके किसी भी एक होस्ट पर अपने पैकेट को सेंड करवा दूंगा, और वहां पर जो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके हिसाब से डेटा को मैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम का यूज करके सेंड करवा दूंगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस सर, ठीक है। और गहराई में अगर तुम्हें जाना है कि भैया कैसे चीजें काम कर रहे हैं, तो तुम रिसर्च पेपर पढ़ के एक बार देख सकते हो। इससे ज्यादा गहराई किताबों में नहीं लिखी हुई है, उसके फिर तुम्हें रिसर्च पेपर का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसको देखने के बाद तुम गहराई में जा पाओगे। क्या बात समझ में आती है? ठीक। अब सवाल उठता है पैकेट्स के बारे में। अब सवाल होता है पैकेट्स के बारे में, पैकेट दिखते कैसे हैं? तुम्हें याद है मैंने एक बार वो पिंग वाली कमांड चलाई थी, वहां से पैकेट आए थे, इतने बिट का पैकेट आया है, टीटीएल ये है, सीक्वेंस नंबर ये है। दोबारा दिखाऊं क्या? एक बार दोबारा दिखाऊं? नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, सब बच्चे कह रहे नहीं। देख लेते हैं फिर भी एक बार, किसी का तो मन कर ही रहा होगा। दिखा तुझ कि भैया ये इतनी बाइट्स आई हैं, इस आईपी से आई हैं, इसका सीक्वेंस नंबर ये है, ये इसका टाइम टू लिव है, इस टाइम के बाद ये पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इतना मिली सेकंड में आया है। क्या बात समझ में आती है? यहाँ दिख गया 15 पैकेट रिसीव हुए हैं, 0% पैकेट लॉस है, और ये तुम्हारा एवरेज राउंड ट्रिप का टाइम निकाल दिया इसने। क्या बात समझ में आती है? तो ये तुम्हारे पैकेट है। बट लेट्स से, मैंने क्या बोला, पैकेट स्ट्रक्चर इन नेटवर्क। हम फिर पहुंच गए इमेजेस पे, तो इमेजेस पे जाके मुझे फिर दोबारा बहुत सारी चीजें दिखने को मिल गई यार। डेटा पैकेट किस प्रकार का दिख रहा है? हमने कहा सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, चेकसम, बहुत सारे फ्लैग डेटा। अब अगर तुम इस डायग्राम को देखते हो तो तुम्हें थोड़ा फील होता है कि हाँ यार 50% इन्फॉर्मेशन तो मुझे समझ में आ रही है। 50% चीजें तो मुझे ऐसे देख के लग रहा है कि हाँ यार देखी हुई है, ये तो पता है, सोर्स पोर्ट क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है, सीक्वेंस नंबर क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, चेकसम क्या होता है, डेटा क्या होता है, ये चीज तो पढ़ चुका हूँ मैं, ये चीजें तो पढ़ चुका हूँ। यस और नो? यस और नो? तो ये चीज तो मैं थोड़ी बहुत समझ में आ चुकी है इन कंपैरिजन टू स्टार्टिंग में जब तुमने शुरू किया था। तो एक बार पैकेट को एक्सप्लोर करना, पैकेट के अंदर तुम्हारी बहुत प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है यार, ठीक है, तुम कौन सी आईपी स्कीम यूज कर रहे हो, लेंथ क्या है, फ्लैग्स हैं बहुत सारे, कौन से प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हो, टीटीएल कितना है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, सोर्स एड्रेस क्या है, चेकसम की वैल्यू क्या है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स तुम्हारे पैकेट के अंदर पड़ी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनको याद कर लो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार फोरूजैन खोलकर, FOROUZAN, इस किताब को खोलकर यहाँ पे एक बार पैकेट स्ट्रक्चर को एक बार देख लेना, क्या क्या चीजें लिखी हुई है, तुम्हें थोड़ी सी और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, हाँ पैकेट देखा हुआ है, पैकेट देखने में कैसा होता है। ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि मैंने तुम्हें बोला कि हम IPv4 पढ़ रहे हैं, IPv4 पढ़ रहे हैं। IPv4 में तुम्हारे आईपी पैकेट का कितना 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 होता है भाई, लेंथ कितनी होती है? 32 बिट। ऐसी तुम्हारे पास एक और स्कीम है, उसको बोलते हैं IPv6, IP वर्जन 6। यहाँ पर तुम्हारा आईपी पैकेट कितने लेंथ का होता है, कितने बिट्स का होता है, किसी को पता है कितने बिट्स का होता है? एनीवन? 128 बिट का। सवाल ये है
कि अगर IPv4 मेरे पास पहले से थी तो IPv6 की नीड क्यों पड़ी? जल्दी बताओ। एक्सपेंशन, आईपी एड्रेस कम हो रहे होंगे, मोर एड्रेस, नंबर ऑफ डिवाइस इंक्रीज्ड। तो इससे तुम कितने एड्रेस जनरेट कर सकते हो? इससे तुम कितने एड्रेस जनरेट कर सकते हो? कितने यूनिक एड्रेस जनरेट कर पाओगे IPv6 से? 2 की पावर 32, इतना एड्रेस जनरेट कर सकते हो, यानी इतने डिवाइसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं मेरे ओवरऑल नेटवर्क पर, ठीक है। बट जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, जिस हिसाब से लोग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मेरे पास मेरा एक फोन है, मेरे पास मेरा एक आईपैड है, मेरे पास मेरे 2 लैपटॉप हैं और एक पीसी भी शायद सबके पास होता हो। तो अपने हिसाब से देखो तो मेरे पास एटलीस्ट 5 डिवाइसेस हैं एक इकलौते आदमी के पास। आज के टाइम पे तुम्हारी मम्मी के पास भी फोन है, मेरी मम्मी को फोन तो ढंग से चलाना नहीं आता पर फोन है, मेरे पापा को फोन चलाना नहीं आता उतना ढंग से पर फोन है, मेरा छोटा भाई 10वीं क्लास का, उसके पास वो फोन है जो मैं अपने फर्स्ट ईयर में यूज करता था, पर है। क्या बात समझ में आती है? इसमें इस पॉइंट पे तुम्हें लेके चलना है कि तुम्हारे घर में भी ये सेम चीज है, तुम्हारे घर में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको फोन शायद चलाना ना आता हो, बट वो इंटरनेट वाला फोन होगा उनके पास। बात समझ में आती है? बिना इंटरनेट के जीवन ही नहीं है आज के टाइम पे। सम डिवाइसेस एंड IoT हैज आल्सो IP एड्रेस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये एड्रेस थोड़े से अभी तक तो ठीक है, अभी तक IPv4 पे काम कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर हमें अगर एक्सपैंड करना हो, जिस प्रकार से आज के टाइम पे चीजें हम यूज कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, हो सकता है कि ये एग्जॉस्ट हो जाए, हो सकता है ये एग्जॉस्ट हो जाए। तो मुझे क्या चाहिए होगा? तो मुझे एक और प्रकार का IP एड्रेस चाहिए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मान लो कि अभी हम फोन जो यूज करते हैं, फोन नंबर होता है ना हमारा, एक फोन नंबर 10 डिजिट का, 10 डिजिट का होता है ना। तो उससे कितने कितना कितना क्रिएट कर सकते हो तुम, मतलब कैसे नंबर्स क्रिएट कर सकते हो? 10 डिजिट का है तो टोटल कितने फोन नंबर जनरेट कर पाओगे भाई? टोटल कितने फोन नंबर जनरेट कर पाओगे? बोलो, मैथ नहीं आती तुम्हें? अगर तुम टोटल 10 डिजिट का फोन नंबर होता है तो एट मैक्स कितने फोन नंबर, यूनिक फोन नंबर जनरेट कर सकते हो तुम? बोलो, अरे बोलो यार। नहीं आता तो बोलो नहीं आता, पर वेट मत करो। आकाश ने बोला 10 की पावर 10। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितना हो गया 10 की पावर 10? यार 10 की पावर 7 तो करोड़ होता है, तो 1000 करोड़ हो गया है। तो इतने कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं? मान लो कि पूरी दुनिया ये स्कीम फॉलो कर रही होती और वो 10 डिजिट का नंबर निकालेगी और 10 टोटल 1000 करोड़ तुम्हारे नंबर जनरेट हो सकते हैं। तो अगर मान लो पॉपुलेशन जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर होगी तो, या एकदम यूनिक, लेट्स से कि हर आदमी के पास सिर्फ सिंगल फोन हो सकता है और सिंगल फोन में से सिंगल सिम डल सकती है, तो पॉपुलेशन बढ़ने पे तो ये नंबर कम हो जाएंगे ना भाई, तो हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। हाँ है ना? तो मान लो कि भविष्य में ये नंबर जो है ये 20 डिजिट का हो जाए, तो 20 केस हो 10 की पावर 20। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तो वो एक्सपेंशन वाली गेम के लिए हमने यहाँ पर IPv6 की बात करी कि IPv6, अब IPv6 की बातें तो हैं, IPv6 की बातें तो हैं कि ऐसा है वैसा है ऐसा है, बट इसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। IPv6 यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, बट IPv6 और IPv4 के बीच में डिफरेंस की बातें कर लेते हैं। अगर मुझे कोई कल को बोले, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से थोड़ा सोच के बताना आंसर मुझे, कि IPv4 है और IPv6 है, कल को मुझे कोई बोले कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस क्या होगा? भैया ये जो होता है ये 32 बिट का होता है और ये जो होता है ये 128 बिट का होता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 2 की पावर 32 आप एड्रेस जनरेट कर सकते हो, यहाँ पे 2 की पावर 128 एड्रेस आप जनरेट कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, और बताओ। सेकंड, सेकंड, सेकंड बताओ, सेकंड बताओ, और सोचो फटाफट और जल्दी से बताओ। इसमें जो एड्रेस रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें जो एड्रेस रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस में होता है? वो डेसिमल फॉर्मेट में होता है, वो डेसिमल फॉर्मेट में होता है। हाँ है ना? अभी तुमने देखा पीछे,
इतने आईपी एड्रेस तुम देख रहे हो डेसिमल फॉर्मेट में है कि नहीं, हाँ या ना? अब ये मत बोलना भैया डेसिमल नंबर सिस्टम समझा दो मुझे, ठीक है। और यहाँ पर किस में होता है, यहाँ पर किस में होता है, IPv6 में हेक्साडेसिमल के अंदर होता है। अब हेक्साडेसिमल मत बोलना भैया मुझे हेक्साडेसिमल सिस्टम नहीं आता। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? ठीक है, ये क्लैरिटी मिल गई। और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? इनकी हेडर की लेंथ में डिफरेंस है, इनकी हेडर की लेंथ में डिफरेंस है, ठीक है। उसमें क्लासेस होती हैं, इसमें क्लासेस नहीं होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी हेडर की लेंथ में डिफरेंस है, हेडर लेंथ में डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे क्लासेस आपने जनरेट की हुई है कि क्लास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और यहाँ पे क्लासेस नहीं होती हैं, यहाँ पे क्लासेस नहीं होती हैं। तो अब ये मत बोलना भैया अगर यहाँ पे क्लासेस नहीं होती हैं तो मुझे ये बताओ कि वो सबनेटिंग वाली गेम यहाँ पर कैसे होगी। नहीं, वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तुम चाहो तो तुम रिसर्च पेपर निकाल के पढ़ सकते हो इस बारे में, बट हाँ वो हम डिस्कस तो नहीं करेंगे इसमें डेफिनेटली। अगर तुम चाहो तो एक बार देखो बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, अलग से भैया से पूछ सकते हो, उसको भी मुझे लगता नहीं उसने वो चीज उतनी डेप्थ में पढ़ी होगी, ठीक है। कोई पढ़ता नहीं इस चीज को उतनी डेप्थ के अंदर, पर तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने में कोई मनाही नहीं है। तो ये तुम्हारे सामने एग्जांपल के मुझे यहाँ पे देना, तो मैंने बोला 192.168.0.15 आईपी एड्रेस ये लिख दिया मैंने, V4 IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv6 में लिखूंगा तो मुझे खतरनाक से कुछ लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8, जहां पर हर एक नंबर जो है, जहां पर हर एक नंबर जो है वो 16 बिट का है, वो 16 बिट का है, और वो हेक्साडेसिमल का है। ऐसा दिखता है कुछ कुछ, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसे दिखता है 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसा दिखता है। थोड़ी बहुत चीज समझ में आ रही है, थोड़ी बहुत चीज समझ में आ रही है। अभी तक क्यों नहीं किया? अगर इतनी क्लैरिटी है, अगर इतनी क्लैरिटी है इस वर्जन 6 के बारे में, तो अब तक किया क्यों नहीं? Why we have not shifted yet? अगर इतनी अच्छी चीज है तो भाई क्यों अब तक शिफ्ट क्यों नहीं किया है? एनीवन एनीवन एनीवन? IPv4 को रिप्लेस करना आसान नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों क्यों का आसान नहीं है भैया? बहुत सारी की सारी जनता उस पर काम कर रही है, सारी की सारी जनता उस पर काम कर रही है, इतना सारा नंबर उस पर काम कर रहा है। और ऊपर से सबसे बड़ी गड़बड़ी पता है क्या है? कि जो आपका IPv6 है ना, वो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है भाई, वो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। तो जो लोग अभी ऑलरेडी IPv4 पे काम कर रहे हैं, गारंटी नहीं है कि वो जैसे आप शिफ्ट करोगे तो IPv6 में उनका नेट चल रहा होगा, या फिर वो आपका पैकेट ट्रैवल कर पाएगा नेटवर्क के अंदर। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी में बहुत खतरनाक चीज है ये। आप जब इंडस्ट्री में, रियल इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, फीचर्स रोल आउट करते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक एक चीज है कि आपको फीचर इस प्रकार से रोल आउट करना है कि वो बैकवर्ड कंपैटिबल हो। कल को वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाए और तुम रिवर्स करो अपने चेंजेस, ठीक है, उनको हटाओ, तो तुम्हारा कोड चलना चाहिए, ठीक है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है। और यहाँ पर क्या है, IPv6 को सपोर्ट करने के लिए हार्डवेयर लेवल चेंजेस भी बहुत रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर चेंजेस बहुत रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर चेंजेस बहुत रिक्वायर्ड है। तो अभी तक उस लेवल पर हम खड़े नहीं है जहां हम IPv6 में माइग्रेट कर पाए, बट हाँ इन फ्यूचर कोई ना कोई तरीका तो निकाल लिया जाएगा, इसको कर लिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? तो ये तुम्हारा नेटवर्किंग लेयर के बारे में था दोस्त, ये तुम्हारा नेटवर्किंग लेयर के बारे में था। और एक चीज तुमने और पढ़ी होगी नेटवर्किंग के अंदर, वो थी फायरवॉल। सुना है इसके बारे में? बचपन में बहुत सुना होगा, बचपन में बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होगी। याद शायद ना हो, बट सुना तो डेफिनेटली हो। ऐसा हो ही नहीं सकता तुमने सुना ही ना हो इसके बारे में, इम्पॉसिबल चीज है ये, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये एक प्रकार का टूल है, ये एक प्रकार का टूल है जिसका काम क्या है, जिसका काम क्या है, ये काम क्या है? फिल्टर करना, ये काम है फिल्टर करना। दैट इज यूज टू फिल्टर ट्रैफिक ऑन अ नेटवर्क। अब नहीं भूलोगे जिंदगी में कभी, अब बड़े होके याद करा ना तुमने, पहले छोटे तब पढ़ा था, अब बड़े होके पढ़ रहे हो।
तो एक प्रकार के साइबर सिक्योरिटी टूल है जो कि यूज होता है फिल्टरिंग ट्रैफिक को फिल्टर करने में। क्या ये बात समझ में आती है हमें? क्या ये बात समझ में आती है? अब मेरे पास फायरवॉल बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, ठीक है। अभी फिल्टरिंग किस बेसिस पे होगी, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं दोस्त। तुम चाहो तो तुम एड्रेस के बेस पे फिल्टरिंग कर लो, तुम चाहो तुम पोर्ट नंबर के बेस पे फिल्टरिंग कर लो, तुम किसी फ्लैग के बेस पे फिल्टरिंग कर लो, तुम किसी प्रोटोकॉल के बेस पे फिल्टरिंग कर लो। फिल्टरिंग क्राइटेरिया बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिल्टरिंग क्राइटेरिया बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तुमने देखा होगा कुछ साइट्स होती हैं तो तुमने कॉलेज के नेटवर्क के द्वारा, कॉलेज के नेटवर्क पे कनेक्टेड हो, मान लो कॉलेज का तुम्हारा जो वाईफाई होगा उस पर कनेक्टेड हो, और तुम उन साइट्स पर जाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें जाने देती नहीं है। बात समझ में आती है? वो साइट ब्लॉक की गई होती है फायरवॉल के द्वारा कि यार ये वाली साइट नहीं खुलनी चाहिए हमारे कॉलेज के अंदर। क्या बात समझ में आती है? धैर्य ने बोला यस गिटहब ब्लॉक्ड है कॉलेज में, ठीक है। तो बहुत सारे तुम्हारे पास टाइप्स अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे टाइप्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं फायरवॉल के लिए। एक बार मैं सबके नेमिंग यहाँ पर कर देता हूँ और तुम उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ खास वैसे मुश्किल है नहीं, थ्योरी ही थ्योरी है, ठीक है। तो अगर मुझे नाम तुम्हें बताने हो तो मेरे पास टोटल 8 टाइप की फायरवॉल एग्जिस्ट करती है। मैंने बोला पैकेज फिल्टरिंग फायरवॉल, पैकेज फिल्टरिंग फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, सर्किट लेवल गेटवेज, ठीक है। फायरवॉल आपकी सॉफ्टवेयर भी हो सकती है और फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी हो सकता है। उसके बाद है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। उसके बाद है प्रॉक्सी फायरवॉल्स, नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स, सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स, हार्डवेयर फायरवॉल्स, नेक्स्ट जेन फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल और आपका क्लाउड फायरवॉल। काम सेम है, फिल्टरिंग करना, काम सेम है, फिल्टरिंग करना। तो बेसिकली अगर मुझे आपको एग्जैक्ट रटी हुई डेफिनेशन सुनानी हो तो वो योगी इट इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल दैट इज यूज्ड टू फिल्टर ट्रैफिक ऑन अ नेटवर्क. It can be used to separate network node from external traffic sources, internal traffic sources और even applications. अगर आप चेक करो तो ये एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी एग्जिस्ट कर सकती है, एक हार्डवेयर फायरवॉल भी एग्जिस्ट कर सकती है, एक क्लाउड बेस्ड फायरवॉल भी एग्जिस्ट कर सकती है जहां पर एक क्लाउड सर्विस आपको फायरवॉल की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही हो, तो उसको हम बोल देंगे फायरवॉल एज अ सर्विस, फास्ट के द्वारा भी आप फायरवॉल की फंक्शनलिटी को अचीव करवा सकते हैं। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर क्या होता है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की बात करता हूं तो वहां पर क्या होता है, तो वहां बेसिकली जो भी हमने डिस्कस किया अभी यार, लेट्स से कि आपको फिल्टरिंग करनी बेसिस ऑन आपका सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, या डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, या फिर पोर्ट नंबर कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। इन सारी चीजों के आधार पर अगर आप फिल्टरिंग करना चाहते हैं तो हमने बोला कि आप पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का यूज कर रहे होंगे या फिर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का काम है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? सर्किट लेवल गेटवे जो आपका हैंडशेक हमने आपको बताया था, टीसीपी हैंडशेक, उसके आधार पर आप फिल्टरिंग कर रहे होते हैं कि अच्छा वैलिड टीसीपी हैंडशेक है तो इसको अलाउड कर दो एंटर करने के लिए पैकेट को, अगर वैलिड नहीं है तो इसको हटा दो। बट यहाँ पर एक गड़बड़ होती है कि अगर मान लो कोई मालवेयर है, किसी ने मालवेयर सेंड किया और वो वैलिड टीसीपी हैंडशेक करके आया है तो आपकी फायरवॉल मालवेयर को भी अंदर आने देगी कि ठीक है तुम भी आ जाओ, अंदर आ जाओ, हमारे सिस्टम में प्रवेश कर लो, आ जाओ फटाफट। स्टेटफुल इंस्पेक्शन क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, पैकेट फिल्टरिंग और क्लाउड और ये सर्किट लेवल गेटवे का, ठीक है। ऐसे तुम्हारी बाकी सारी फायरवॉल्स नीचे लिस्टेड है, ठीक है। इन सबको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, उतनी गहराई में जाने की मेरी नीड नहीं है, पर तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया, कि काम क्या करती है। तुम्हें लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? यस और नो मित्र? तो यहाँ पर तुमने पढ़ा नेटवर्क लेयर के बारे में, ठीक है। हम स्टार्टिंग से टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ते हुए हमने एप्लीकेशन लेयर पढ़ ली, ठीक है।
उसके बाद हमने कौन सी लेयर पढ़ी, एप्लीकेशन के बाद कौन सी पढ़ी थी भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ी। ट्रांसपोर्ट लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स देखे। उसके बाद हमने नेटवर्क लेयर पढ़ी। नेटवर्क लेयर के बाद हमें कौन सी लेयर पढ़नी है, अब हमें डेटा लिंक लेयर पढ़नी है। अब हमें डेटा लिंक लेयर पढ़नी है। अच्छा, डेटा लिंक लेयर तो मैं ऑलरेडी बता चुका था। मैं बताना एक बार क्या क्या पढ़ा तुम डेटा लिंक लेयर के अंदर, किसी को याद है? डेटा लिंक लेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी को याद है वो क्या थी? सिंगल वर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड सस्मिता, वेरी गुड। फ्रेमिंग होती है यहाँ पे। अब एक फ्रेम क्या होता है भाई ये बता दो, एक फ्रेम क्या होता है ये बता दो। पैकेट्स प्लस मैक एड्रेस, ओके। फिजिकल एड्रेसिंग कहते थे हम इसको, कि फिजिकल एड्रेसिंग यहाँ पे हम करते हैं, हाँ या ना? कौन परेशान हो रहा है भाई, मेल कर रहा है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो जब डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़े थे हमने क्या बताया, अलाउज यू टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद होस्ट, will receive data packet from network layer and this data packet contains IP address of both sender and receiver। तो नेटवर्क लेयर से डेटा पैकेट रिसीव करता है जहां पे कि आपके आईपी एड्रेस पड़े होते हैं सेंटर रिसीवर दोनों के। उन आईपी एड्रेस के साथ यहाँ पर ये क्या करता है, फिजिकल एड्रेसिंग करता है। आपका जो भी मैक एड्रेसेस होते हैं उनको यहाँ पर अटैच कर देता है। जो भी आपका डेटा पैकेट है उस डेटा पैकेट के अंदर मैक एड्रेस को ये ऐड कर देता है और वो डेटा पैकेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, एक फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपकी डेटा लिंक लेयर के अंदर लाई करती थी। और यहाँ पे मेन दो चीजें अगर मुझे आपको बतानी तो वो थी आपकी फ्रेमिंग और एरर कंट्रोल। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? अब जल्दी से बता दो इसके अंदर प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता था? इसके अंदर प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता था? डेटा के अंदर टीसीपी यूडीपी कब से यूज होने लग गया भाई? टीसीपी यूडीपी इसमें यूज होता था, पक्की बात है? ARP के बारे में सुना है आपने? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नहीं सुना? तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है वो आपकी डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में काम कर रहा होता है। वो आपकी डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में काम कर रहा है। क्या बात समझ में आती है? सॉरी गाइस, सॉरी किस बात की भाई? तो आपकी डेटा लिंक लेयर और आपकी नेटवर्क लेयर के बीच में आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, ठीक है। और जो बेसिकली ये आपका जो फिजिकल एड्रेसिंग वाला पार्ट है जहां पर आप आईपी एड्रेसेस के साथ मैक एड्रेसेस को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। जहां पे आप आईपी एड्रेसेस के साथ मैक एड्रेसेस को असाइन कर रहे हैं, वो वाला कौन कार्यभार पूरा कौन संभाल रहा है? वो आपका एआरपी संभाल रहा है। क्या बात समझ में आती है? So mapping of your MAC address to your IP address is taken care by a protocol called ARP, Address Resolution Protocol, जो कि काम कहाँ करता है, लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर के मिड में। क्या ये बात समझ में आती है? मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगल ARP ही काम करता है यहाँ पे, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो तुम सर्च कर सकते हो कि डेटा लिंक लेयर पे और कौन कौन से काम कर सकते हैं। बट मुझे तुम्हें एट नहीं तो बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पर कौन सा कर रहा है, एटलीस्ट एक तो बताना पड़ेगा, ताकि कल को तुम्हें कोई पूछे तो तुम ब्लैंक ना दो कि यार ये तो पता ही नहीं था, यहाँ तो बेइज्जती हो गई। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमें पता होना चाहिए डेटा लिंक लेयर के अंदर कि यार यहाँ पर फ्रेमिंग होती है। फ्रेमिंग करने के लिए हम फिजिकल एड्रेसिंग करते हैं जहाँ पे हम एक एक 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं उसको हम मैप कर देते हैं आईपी एड्रेस के साथ यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड ARP। फ्रेम क्रिएट कर दिया और एरर कंट्रोल वाली फंक्शनलिटी यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर यहाँ पर ये काम होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास हमें 5 लेयर थी TCP/IP मॉडल के अंदर। वो थी आपकी एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर तीनों के काम किए जाते हैं, अगर मैं OSI मॉडल की बात करूँ। फिर आपने पढ़ा ट्रांसपोर्ट लेयर जहाँ पे आपने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा कि मेरे पास UDP प्रोटोकॉल है, मेरे पास TCP वाला प्रोटोकॉल है, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। HTTP के बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है।
और अगर मुझे आपको और बताना हो, आपने यहाँ पे टाइमर्स के बारे में भी पढ़ा, आपने सीक्वेंस नंबर्स के बारे में पढ़ा, आपने हैंडशेक के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने यूडीपी पैकेट पूरा का पूरा देखा, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है यूडीपी पैकेट के अंदर, टोटल कितना डेटा उसमें आ सकता है, वो सारी चीजें आपने पढ़ ली। कंजेशन कंट्रोल के बारे में पढ़ा, 3-वे हैंडशेक के बारे में पढ़ा, और फिर आप नेटवर्क लेयर पे आए। नेटवर्क लेयर पे जब आए तो आपने पढ़ा कि यार ये राउटिंग किस प्रकार काम करती है, आपने पढ़ा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, उसके डिफरेंट पार्ट कौन से हो सकते हैं, सबनेट आईडी और डिवाइस आईडी में क्या यूज केस क्या है, क्यों यूज करते हैं, स्टैटिक राउटिंग के बारे में पढ़ा, डायनामिक राउटिंग के बारे में पढ़ा। आपने उसके बाद पढ़ा कि सबनेट्स क्या होते हैं, क्लासेस, कैटेगराइजेशन ऑफ आईपी एड्रेस कैसे की गई है, क्या इंटेंट है, दो चीजें आपको बताई मैंने, सबनेट मास्क और वेरिएबल सबनेट आईपी के बारे में डेफिनेशन पढ़नी है, उनका जो यूज है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहाँ पे आपने पढ़ लिया, आपको नाम नहीं पता जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको ये नहीं पता कि इसमें से किस चीज को सबनेट मास्क बोल रहा हूँ मैं, या फिर किस चीज को वेरिएबल लेंथ सबनेट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वेरिएबल सबनेट आईपी बोल रहा हूँ, वो नहीं पता आपको डेफिनेशन पढ़नी है। कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, जैसे आप डेफिनेशन पढ़ोगे आप रिलेट कर पाओगे यहाँ पर कहाँ पे पढ़ा था आपने, सबनेट मास्क के बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। रिजर्व्ड एड्रेसेस के बारे में, लूप बैक एड्रेसेस के बारे में आपने पढ़ा, आपको एक बार मैंने होमवर्क दिया कि पैकेट का एक बार स्ट्रक्चर चेक लेना, पैकेट दिखता कैसा है। आपने IPv4 के बारे में, IPv6 के बारे में डिस्कशन किया कि वहां पर क्या क्या डिफरेंसेस है। आपने कुछ मिडल बॉक्सेस लाइक फायरवॉल के बारे में पढ़ा कि फायरवॉल होती क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स है, काम क्या करती है, और एक दो टाइप हमने डिस्कस कर लिए किस प्रकार से वो काम करते हैं। उसके बाद हमने बहुत ही ब्रीफ में डेटा लिंक लेयर के बारे में डिस्कस किया कि यहाँ पर क्या इंटेंट है, जो चीजें पड़ी हुई है ऑलरेडी, और हम कौन सा प्रोटोकॉल इस लेयर के ऊपर यूज करते हैं और वो कैसे एंगेज करता है आपके नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर के मिडल में। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये आपका TCP IP मॉडल था। सबसे लास्ट लेयर कौन सी थी यहाँ पे? सबसे लास्ट लेयर थी भैया फिजिकल लेयर, और मैंने कहा फिजिकल लेयर में हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, फिजिकल लेयर में हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। आपको पता है यहाँ पे जो भी आपका डेटा था, जो भी आपके बिट्स थे, उसको आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया, या फिर आपने रेडियो वेव्स में इसको कन्वर्ट कर लिया, और जो भी आपका गाइडेड या अनगाइडेड मीडियम है उसके द्वारा आपने इसको प्रोपगेट करवा दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले फिजिकल के अंदर। हमें ये चीजें ऑलरेडी पता थी कि या तो गाइडेड है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाएगा, या फिर अगर ऑप्टिकल फाइबर है तो ऑप्टिक वेव्स की फॉर्म में जाएगा, या फिर अगर वाईफाई है रेडियो वेव्स की फॉर्म में जाने वाला है। तो इस प्रकार से आपका ये ट्रैवल कर जाएगी आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? एक चीज ध्रुवा कह रहे हैं, वो चीज वेरीफाई कर लेता हूं मैं, बस एक बार देख लेते हैं। ARP is a protocol used by IP to map IP network to the hardware addresses used by data link protocol। बात समझ में आती है? तो मैंने वही चीज तुम्हें बोली यार, वही चीज मैंने बोली ध्रुवा कि ARP एक प्रोटोकॉल है जो कि डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में काम करता है। और तुम्हें एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने बोल के बता दी दोस्त, डेफिनेशन एग्जैक्ट मैंने बोल के बताई यहाँ पे, जिसने बोला कि इट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय IP। एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेता हूँ भाई मैं, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। TCP IP मॉडल का डायग्राम देख लेते हैं एक बार, वहां समझ में आ जाएंगी चीजें हमें, वहां से हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। ये एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब विजिबल हो तो बताना। विजिबल है? डेटा लिंक लेयर ARP चलेगा दोस्त। अब एप्लीकेशन हमने ये सारे पढ़ लिए, ट्रांसपोर्ट TCP पढ़ लिया, नेटवर्किंग में IP पढ़ लिया, डेटा लिंक लेयर में ARP पढ़ लिया। क्या बात समझ में आती है? अब ठीक है दोस्त, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। ओरेकल में ज्यादा विश्वास है ना भैया? हाँ डेफिनेटली ओरेकल में ज्यादा विश्वास ही होगा। खोल लेते हैं इसको भी, आप कह रहे हो तो यार ये मुझे ब्लॉक करने को कह रहा है, आपको ब्लॉक करने को कह रहा है दोस्त आपको। ये क्या कह रहा है ये यार? OS TCP ID मोड आर्किटेक्चर एप्लीकेशन डेटा लिंक TPP ARP, ये तो थोड़ी सी गड़बड़ सी लग रही है। एक्सेस बिटवीन डेटा लिंक लेयर और इंटरनेट लेयर, देखो वही सेम चीज बोल रहा है जो मैंने आपको बोला ना। ARP प्रोटोकॉल जो है आपका डेटा लिंक लेयर और आपके नेटवर्क लेयर के बीच में एग्जिस्ट करता है।
ARP असिस्ट IP इन डिटेक्टिंग, ठीक है यार। आप ना मेरे हिसाब से बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि वो दोनों उनके बीच में लाई करता है, बिल्कुल सी बात है। बट मेरे हिसाब से अगर आप बोलो किसी को डेटा लिंक लेयर के अंदर आपका ARP काम करता है, तो आई थिंक कोई इशू होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिडिल में बोल दिया, अगर आप किसी को नेटवर्क बोलोगे तब भी आपका आंसर आप सेटिस्फाई करा पाओगे, अगर आप किसी को डेटा बोलोगे तब भी काम करा आंसर सेटिस्फाई करा पाओगे। मेरे हिसाब से कोई ऐसा इशू होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे ये लगता है कि डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, अगर कोई भी इसमें करेक्शन होती है तो लक्ष्य इसमें ऐड करवा देगा आपकी अगली डाउट क्लास के अंदर, ठीक है। अभी तक तुम ये मान के चलो कि तुम्हें डेटा लिंक लेयर के अंदर ही बोलना है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। तो मैंने बोला कि तुमने OSI मॉडल पूरा पढ़ लिया, मैंने बोला तुमने TCP IP मॉडल भी पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब एक और चीज, फिर दोबारा एक और होमवर्क देता हूं तुम्हें मैं। तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को पकड़ना है और फिर दोबारा फॉर वाली बुक को ओपन करना है और इन दोनों के डायग्राम्स देखने हैं। इन दोनों के डायग्राम्स बने पड़े, उन डायग्राम्स को एक बार देख लेना। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यहाँ पर इमेजेस बहुत हेल्प करते हैं नेटवर्किंग केस के अंदर, उतने आर्टिकल्स हेल्प नहीं करते, इतना इमेजिंग हेल्प करती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3 चीजें आपको बोली थी कि बेसिक्स करने पड़ते हैं हमें, और हमें OSI मॉडल का ज्ञान होना चाहिए, हमें TCP/IP मॉडल ज्ञान होना चाहिए, और थर्ड कैटेगरी क्या आती है कि सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मुझसे, सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? तो सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं मैं तुम्हें शो करवा देता हूँ, किस मतलब बेसिक लेवल पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। स्क्रीन शेयर करो तो विजिबल तो बताना, विजिबल। किसी बच्चे ने बोला बुक प्रोवाइड करवा दो, मैंने कहा लो भाई लो, FOROUZAN कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये वाली किताब है भाई, कर लेना डाउनलोड। अब तो कर लोगे, नाम है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, अब तो कर लोगे भाई। सिंपल सी चीज है यार, तुम खुद भी कर सकते हो, तो स्पून फिटिंग करवा रहे हो मुझसे तुम। अब कर लोगे, डाउनलोड करके लिंक बना के सेंड करूं, ठीक है। ये वाली किताब है, इसको डाउनलोड कर लेना। और मैं क्या दिखाने वाला था, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है तुम्हें लिखना है, कम, अरे आजा भाई, कंप्यूटर नेटवर्किंग चीट शीट बब्बर, ये वाली वीडियो खुल जाएगी, इस वीडियो खोल लेना। इसको खोलने के बाद तुम्हें चीट शीट खोलनी है। वाओ, ऐड देखेंगे हम बैठ के सारे बच्चे आज। DSA में तो स्पून फीड के भयंकर मैसेज आते हैं। तो ये तुम्हारा नेटवर्किंग चीट शीट ऑलरेडी मैंने बना रखी है, ठीक है। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि तुम्हें इसमें से क्या क्या आ गया। ये तो बच्चों वाली चीजें थी, ये तुम्हें सारी की सारी आ चुकी हैं। ये OSI मॉडल था, और TCP/IP मॉडल नहीं लिखा इसके अंदर मैंने, पर वो भी तुम्हें ऑलरेडी आ चुका है। अब तुम्हें सिर्फ ये जो थर्ड पार्ट में डिजाइन वाले की बात कर रहा था ना, उसके लिए तुम्हें ये सब सॉल्व करना है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये कमांड है, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन ही हैं, ठीक है। हर कोई टॉपिक जो है वो तुम्हारे सिर्फ 10-10 मिनट खाएगा और कुछ भी नहीं खाएगा, 5 से 10 मिनट खाएगा और तुम्हारा ये हो जाएगा। आई थिंक तुम्हें 2 से 3 घंटे स्पेयर करने पड़ेंगे, और 2 से 3 घंटे के अंदर तुम्हें सारा का सारा मैटर पढ़ पाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा थोड़ा सिस्टम डिजाइन लेवल पे आया था, जहाँ पर तुमसे पूछा था कि लोड बैलेंसर का काम होता है, ठीक है। और उसके बाद तुमसे पूछा था रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेनिंग क्या डिफरेंस होता है, रेस्ट API क्या होती है, गेटवे क्या होता है, VPN कैसे काम करता है, ब्लूटूथ कैसे काम करता है, ईमेल कैसे काम करता है, ATM कैसे काम करता है। ATM वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, देख लेना चाहिए। नेटवर्किंग के बेसिक टैग्स कौन से होते हैं, क्रिप्टोग्राफी के बारे में पूछा जा सकता है, क्रिप्टोग्राफी भी तुम्हारी इसमें ही आती है नेटवर्किंग के अंदर भी। तो तुम्हें ये सिक्योरिटी वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, ये वाला पढ़ना है। ये फिर भी सेकंड प्रायोरिटी रखना, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मत रखना, पर प्राइमरी प्रायोरिटी तुम्हारे लिए क्या होनी चाहिए, मिसलेनियस और सिस्टम डिजाइन वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है। जो तुम्हारे साथ के बच्चे होंगे वो सिर्फ यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। ये जो तुमने अभी पढ़ा ना OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, इसको पढ़ने के बाद रुक जाएंगे। ये डिजाइन वाले क्वेश्चन पे वो नहीं जाएंगे, और यहीं पर अगर वो पूछा जाएगा, स्टार्टअप केस में ज्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। बड़ी MNC में उतना नहीं पूछा जाता, तो तुम उसका आंसर दे पाओगे, तुम्हारे साथ का बच्चा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो तुम ये चीट शीट फॉलो कर सकते हो, सर्च कर लेना नेटवर्किंग चीट शीट बाय बब्बर, लव बब्बर, जो तुम्हारा मन करता है ना। तो इस प्रकार अब एक सवाल अगर देखें कि भैया लोड बैलेंसर क्या होता है, किसी को पता है लोड बैलेंसर क्या होता है? बताओ लोड बैलेंसर क्या होता है फटाफट।
distributes the load among servers. ओके, तो हमने बोला कि यार यहाँ पर ना तुम्हारे क्लाइंट हैं बहुत सारे, एक क्लाइंट, दो क्लाइंट, तीन क्लाइंट, ठीक है, ऐसे करके मैंने क्लाइंट बना दिए, एक क्लाइंट, दूसरा क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट, और ये तुम्हारा इंटरनेट है जी, ठीक है, और ये तुम्हारे डब्बे लगे हैं। डब्बे समझते हो ना, डब्बे मैं तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, डब्बे क्या होते हैं, याद है किसी को? ये तुम्हारे डब्बे लगे हैं बहुत सारे, ठीक है। अब इन डब्बों के बीच में, इन सर्वर्स के बीच में, इन सिस्टम्स के बीच में एक चीज लगी हुई है, इसका नाम मैंने क्या रखा है, इसका नाम मैंने रखा है लव बफर, ओ सॉरी लोड बैलेंसर। अब नहीं भूलोगे जिंदगी में कि एलबी नाम का कोई चीज थी भाई, ये याद नहीं आ रहा क्या था, एलबी तो था, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर ना ये रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से, ये सारे क्लाइंट्स है तुम्हारे, ये तुम्हारा क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 है, इन्होंने एक रिक्वेस्ट रेज कर दी, वो सारी की सारी रिक्वेस्ट तुम्हारी इस लोड बैलेंसर पे हिट होंगी, क्या ये रिक्वेस्ट आई है? अब ये मल्टीपल रिक्वेस्ट हो सकती हैं, तो यहाँ पर इस लोड बैलेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस सर्वर को वो रिक्वेस्ट असाइन करेगा। एक नॉर्मल केस ये हो सकता था बिना लोड बैलेंसर के, मान लो लोड बैलेंसर नहीं है, आपकी सारी की सारी रिक्वेस्ट लेट से इस पे आई जा रही है, सारी इस पे आ रही है रिक्वेस्ट, और ये दोनों आइडल पड़े हुए हैं, क्या ये सही तरीका है प्रोसेसिंग करने का, एग्जीक्यूशन करने का? नहीं। सही तरीका क्या होगा, क्या सारे के सारे सर्वर हमेशा प्रोसेसिंग स्टेट के अंदर हो, तभी मेरी मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो पाएगी, मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन तभी कर पाऊंगा मैं। ऐसा ना हो ना कि एक के ऊपर लोड सारा डाल दिया और बाकी सब चिल कर रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? तो लोड बैलेंसर का काम क्या है कि यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म तरीके से वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो इन सारे सर्वर पे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। अगर मुझे आपको बताना हो एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो मैंने बोला लोड बैलेंसिंग refers to efficiently distributing incoming network traffic across a group of backend server। बात समझ में आती है? तुम्हारे पास एक ग्रुप ऑफ बैकएंड सर्वर पड़ा हुआ है और उसमें यूनिफॉर्मली तुमने ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूजिंग समथिंग कॉल्ड लोड बैलेंसर, यूजिंग समथिंग कॉल्ड लोड बैलेंसर। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शन लोड बैलेंसर के, अगर मुझे आपको बताना हो क्या क्या फंक्शन आपका लोड बैलेंसर करता है, तो बताओ मित्रों, पहला फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन क्या होता है? भैया अभी पढ़ा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, मैं लिख दिया लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तरीके से, ठीक है। सेकंड भैया ये ना हमारी अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है, सिस्टम की अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है इससे, सिस्टम की अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। कि मान लो कि कोई एक डब्बा डाउन हो जाए, कि ये डब्बा डाउन हो गया जी, ये डब्बे में कुछ खराबी आ गई, तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं जाएंगी, यहाँ पे रिक्वेस्ट चली जाएंगी इसकी वाली, इन दोनों में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वो। मान लो पहले 300 रिक्वेस्ट आती थी, तीनों को 100 रिक्वेस्ट मिला करती थी, अब ये वाला डाउन हो गया तो इन दोनों को 150 रिक्वेस्ट मिल जाएगी। क्या बात समझ में आती है? बचा लिया इसने, अवेलेबिलिटी बढ़ गई मेरे सिस्टम की। ऐसे नहीं हुआ कि मेरा सिस्टम डाउन हो जाएगा, चल ही नहीं रहा पूरा सिस्टम, वो डब्बा डाउन हो गया बट सिस्टम अभी चल रहा है, वो सिस्टम अभी भी चल रहा है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। और लोड बैलेंसर के थ्रू तुम चाहो तो और भी डब्बे ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, और नए डब्बे, जब बोलो डब्बे का मतलब बेसिकली सर्वर्स है और कुछ भी नहीं है, और तुम चाहो कुछ रिमूव करने हैं डब्बे तो वो भी तुम रिमूव कर सकते हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? अब सवाल ये भी तो हो सकता है दिमाग में, भैया पता कैसे चलेगा इसको लोड बैलेंसर को कि कौन से वाले सर्वर को देना है, कौन सर्वर को नहीं देना, कौन से एल्गोरिथम यूज कर रहा है ये, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम यूज कर रहा है ये, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके लिए एल्गो भी तो होगी। कौन सी एल्गो यूज करता है भैया ये? हमने बोला भैया राउंड रोबिन आपने सुनी होगी जो हमने ओएस के टाइम पढ़ी थी, वो यूज कर सकता है। मैंने कहा बिल्कुल यूज कर सकता है। या फिर आपने ऐसे कुछ कर सकते हो लीस्ट कनेक्शंस, कि कोई ऐसा सर्वर है जिस पर अब तक लीस्ट कनेक्शन बने पड़े हैं, वो यूज कर सकता है। या फिर ऐसा कुछ कर सकते हो कि लीस्ट टाइम, कि एक इस टाइप का तुम्हारा सर्वर है जो लीस्ट टाइम में रिस्पॉन्स दे रहा है, वो यूज कर सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके तुम्हारे पास अवेलेबल हैं और तुम उनका यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है? जनरली लोड बैलेंसर वाला कॉन्सेप्ट फ्रेशर्स को नहीं पता होता है, एटलीस्ट 2019 तक तो नहीं पता होता था। अब फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा आगे बढ़ के पढ़ते हैं तो उनको पता होता है, दैट्स व्हाई मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती थी किसी भी बच्चे को, क्योंकि ये चीजें जनरली आप जब काम कर रहे होते हो, आप कंपनी में काम कर रहे होते हो, तो
वहां पर आप सीखते हो, अच्छा ये लोड बैलेंसर आपने लगा दिया, अच्छा ये प्रॉक्सी आपने लगा दी, ठीक है, तो उस तरीके की चीजें काम करती हैं। पर अब बच्चे पढ़ते हैं, स्टार्टअप पूछा जाता है तो ठीक है, तो पढ़ाना होता है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग उस टाइम पे मुझे तो नहीं पता था भाई, समय के साथ आगे बढ़े तो पता लगा क्या चाहिए होती है, पर फिर देखा कि मार्केट के अंदर बच्चों को ऑलरेडी पता होने लग गई हैं चीजें, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बच्चे जितना पढ़ना चाहिए वो तो पढ़ रहे हैं, पर साथ में 10% और एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बोला अभी प्रॉक्सी की बात करी, किसी को पता प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? बताओ प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? धैर्य ने बोला सर्वर इज एग्नोस्टिक ऑफ क्लाइंट। क्या ये बात में दम है कि नहीं, या उल्टा लिख दिया? प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? व्हाट इज अ प्रॉक्सी सर्वर? मैंने फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ, और उस डायग्राम के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं फटाफट, ठीक है। गूगल 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 लेंस, गूगल लेंस। हमने बोला यहाँ पर तुम्हारे क्लाइंट है, ये तुम्हारे क्लाइंट है जी, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। तो यहाँ बीच में तुम्हारा एक प्रॉक्सी सर्वर लगा पड़ा है जी, ये तुम्हारा बीच में प्रॉक्सी सर्वर लगा, इसको मैंने बोल दिया फॉरवर्ड प्रॉक्सी, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, ठीक है, इसको फॉरवर्ड प्रॉक्सी बोल दिया मैंने। तो यहाँ से सारी की सारी रिक्वेस्ट ना इसके पास आती है, यहाँ सारी सारी रिक्वेस्ट इसके पास आती है, और ये फिर जाती है इंटरनेट पे, ये जाती है इंटरनेट पे, और वहां से फिर जो भी तुम्हारे वेब सर्वर्स हैं, वहां से जो भी तुम्हारे वो रूट सर्वर्स हैं, उन तक ये चला जाएगा। जिस भी सर्वर तक तुमने उस रिक्वेस्ट को भेजा था वो वहां तक ये पहुंच जाएगी। और यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है, यहाँ फायदा क्या हो रहा है, बेनिफिट क्या हो रहा है, किसी को पता है? एनीवन? बताओ दोस्तों, हो क्या रहा है पहले तो समझाओ, हो क्या, सिक्योरिटी प्राइवेसी सब कुछ ठीक है, बट हो क्या रहा है? हो क्या रहा है पहले ये तो बता दो भाई। तुम सिक्योरिटी प्राइवेसी पहले ही कर लेते, बट हो क्या रहा है ये तो बता दो। डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हो रहा, वी डोंट नो विच क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग सर्वर, ओके। डेटा ज्यादा दूर जा रहा है, सर्वर को पता ही चल रहा कि रिक्वेस्ट कहाँ जा रही, तो प्राइवेसी और सेक दोनों मेंटेन, सिक्योरिटी दोनों मेंटेन्ड है। सर्वर को पता ही नहीं चल रहा रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों मेंटेन्ड है। किस केस में यूज करोगे इसको, प्रॉक्सी सर्वर किस केस में यूज करोगे ये बताना। अपना ऑफिस नेटवर्क लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट फर्स्ट गोज टू प्रॉक्सी, इफ नॉट प्रेजेंट देन कॉन्टेक्ट सर्वर। कैसे कैसे खेल रहे हो दोस्त? डार्क वेब, तो राउटर पे प्रॉक्सी लगाते हैं, राउटर अपना एक प्राइवेट नेटवर्क को अगर इंटरनेट से कनेक्ट करना है, वेरी गुड। साइबर सिक्योरिटी में यूज करते हैं बर्ब सूट प्रॉक्सी, ओके। कंपनी में यूज करते हैं इंटरनेट यूजर एम्प्लॉय, वेरी गुड। और 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 क्या हमारे पास? बैंड वेबसाइट एक्सेस करने के लिए चाइना वाले यूज करते हैं,
चलो मैं तुम्हें एक प्यारी सी चीज बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, और फिर तुम खुद समझना इस चीज को कैसे काम करता होगा ये। मैं एक कंपनी में काम करता था, ठीक है, और वहां पर एक दिन ऐसी ऐसी सिचुएशन आई कि ना गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि यार हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी, जो भी एपीआई, हमारी एपीआई को हिट करने के लिए रिक्वेस्ट आएंगी, वो सारी की सारी रिक्वेस्ट कहाँ से आनी चाहिए, वो सारी की सारी रिक्वेस्ट इंडिया के ही डेटा सेंटर से आनी चाहिए, इंडिया के ही डेटा सेंटर से आनी चाहिए, जो कि बॉम्बे में था। बट जो हमारा टूल था वो रिक्वेस्ट कर रहा था कहाँ से, मान लो किसी आउटर अब्रॉड के किसी XYZ लोकेशन से वो रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इंडिया की, तो बेसिकली इंडिया ने क्या किया, वो सारी की सारी आईपीज ब्लॉक कर दी कि यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आएगी इनको ब्लॉक कर दो। बात समझ आती है? इतनी बात समझ में आती है? यस और नो? अब इस केस में क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए इस केस में? गवर्नमेंट तो तभी चलेगी, गवर्नमेंट सीधा सीधा बोलेगी मुझे बॉम्बे डेटा सेंटर से ये 3 आईपी दे दो, मैं और इन 3 आईपी से रिक्वेस्ट करोगे तो मैं तुम्हें डेटा दे दूंगी, इनके अलावा कुछ और तरीका है नहीं। तो हमने फिर वो डेटा सेंटर से लिए 3 सिस्टम ले लिए, वहां से 3 डब्बे ले लिए, ठीक है, और 3 डब्बे हमने वो आईपी गवर्नमेंट को दे दी कि हम इससे रिक्वेस्ट मारेंगे आपको। अब हमने क्या किया कि यार ये वो XYZ कंट्री से, रिक्वेस्ट आ रही है, और ये रही गवर्नमेंट की एपीआई, ठीक है, गवर्नमेंट का सर्वर यहाँ पे, इसको हमने हिट करना है। डायरेक्टली हिट नहीं किया, हमने क्या किया, इनको रीडायरेक्ट कर दिया हमने, हमारे बीच में प्रॉक्सी सर्वर लगा दिए। प्रॉक्सी का मतलब होता है नकली, फेक। बीच में हमने कुछ सर्वर लगा दी, जो कि कौन सर्वर है, वो हमारे बॉम्बे के सर्वर से। तो यहां से रिक्वेस्ट आती है बॉम्बे के सर्वर पे, और बॉम्बे के सर्वर से हम इसको साइन करके भेजते हैं गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट को क्या लग रहा है, गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि भाई ये तो हमारे बॉम्बे से रिक्वेस्ट आई है। अगर बॉम्बे से रिक्वेस्ट आई, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दे दिया, और ये हमने वापस पीछे भेज दिया। अब यहाँ पर क्लाइंट को तो पता है, कि वो कहां पर रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता है, बट क्या गवर्नमेंट को पता है कि उसने रिस्पॉन्स किसको सेंड किया है? गवर्नमेंट को तो लग रहा है कि बॉम्बे में अच्छे बच्चे हैं, बॉम्बे बोला, बॉम्बे में ही सर्वर सेटअप हो गया, इनको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, बट हमने तो भैया ये रिक्वेस्ट वापस सेंड करवा दी। क्या बात समझ में आती है? तुमने देखा होगा, कभी तुमने AWS का या GCP का या फिर एश्योर का यूज किया होगा, तो वहां पर तुम सिस्टम या सर्वर जो तुम होस्ट लेते हो बेसिकली, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर तुम्हें पड़ा होगा, US ईस्ट, US वेस्ट, वर्जीनिया, ऐसे करके बहुत सारे लोकेशन लिखी हुई, आयरलैंड लिखा होगा, लग्जमबर्ग लिखा होगा, ऐसे करके। तो वही गड़बड़ थी कि हमारे सर्वर पड़े हैं किसी एक US ईस्ट वेस्ट वाली कोई XYZ जगह पे, और वहां से वो आईपी ब्लॉक हो गई। और जब ये आईपी ब्लॉक हो गई, तो तुम सबके पार्सल जो हैं वो सड़क पर रह गए। तुमने मंगाया था आईफोन, वो बेचारा ट्रक में पड़ा है कहीं पर हाईवे के बीच में ट्रक खड़ा है, उसको अलाउ नहीं कर रहा कोई जाने के लिए कहीं पे भी। समझ रहे हो? तो वहां पे तुम्हारे लव भैया ने रेस्क्यू किया, और तुम्हारा आईफोन तुम्हारे घर तक पहुंचाया विद अ डिले ऑफ 1 डे। तो ये पूरा का पूरा प्रॉक्सी सेटअप हमने करा। क्या बात समझ में आती है? तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि हमने किस प्रकार काम किया। अब तुम्हें इसको अपने एंड से पढ़ना है, इसकी थ्योरी को एक बार नेट पे सर्च करना है, इसकी थ्योरी को पढ़ना, और फिर रिलेट कराने की कोशिश करना कि यार ये वाला एग्जांपल उस थ्योरी के साथ रिलेट कैसे कर रहा है। और कल को अगर तुमसे कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछे कि अच्छा प्रॉक्सी सर्वर का प्रैक्टिकल एग्जांपल बताना, तुम बोलोगे ये लो भाई ये रहा। मेरा नाम मत देना, एग्जांपल बता देना कैसे ऐसा कुछ हुआ था, किसी ने बताया। क्या बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? भाई साहब 50 तो मुझे फोन आ गए। अरे हाँ, गुरुजी गुरुजी बहुत चल रहा है आजकल। मैं देख रहा, मैं इंस्टा पे देखा, हर कोई गुरुजी 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 गुरुजी, कोई नया नाम रख दिया तुम लोगों ने मेरा है। तुम लोगों ने नया नाम रख दिया, मुझे पता भी नहीं लगा यार। इंस्टाग्राम पे गुरुजी गुरुजी लव गुरुजी लव गुरुजी, मैं कहा यार बब्बर गुरुजी फिर भी ठीक था, लव गुरुजी गंदा लग रहा सुनने में।
क्या ये बात समझ में आती है? तो यहाँ पर तुमने थोड़ा बहुत देखा कि किस प्रकार चीजें काम करती हैं। अगर मैं फिर दोबारा एक बार शेयर करूँ तुम्हारे साथ स्क्रीन, तो तुम और चीजें देख पाओगे और क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं। विजिबल हो तो बताना। तो यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं यार। ये रिवर्स प्रॉक्सी भी पड़ी हुई है। रिवर्स प्रॉक्सी में और प्रॉक्सी के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये भी तुम देख सकते हो। ये तुम ऑलरेडी होमवर्क में दिया था मैंने, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, लोड बैलेंसर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैशिंग ओ सॉरी कंटेनराइजेशन वर्चुअलाइजेशन भी तुम पढ़ चुके हो। डाउट सेशन में तुमने लक्ष्य से पूछा, इतना मुझे याद है। कंटेनर भी तुम पढ़ चुके हो। लेटेंसी थ्रूपुट ओएस के अंदर पढ़ चुके हो। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं उन टर्म्स के अंदर। प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस ये भी तुम लॉजिकल चीजें आती होगी तुम्हें। ईमेल कैसे काम करता है तुम्हें आता होगा। ठीक है, फायरवॉल के बारे में पढ़ चुके हो, टाइप ऑफ फायरवॉल पता है। अटैक्स वगैरह हमने डिस्कस भी नहीं किए हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे डाल रहा हूँ। उतना पढ़ने की नीड नहीं है। मैंने जानबूझ के क्यों डाला इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोजेक्ट जो था वो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी स्पेसिफिक था, सिक्योरिटी स्पेसिफिक था नेटवर्किंग के केस में। दैट्स व्हाई मुझसे सिक्योरिटी के ऊपर सवाल पूछे गए। अगर आपका प्रोजेक्ट सिक्योरिटी स्पेसिफिक नहीं है तो आपसे शायद सिक्योरिटी के ऊपर सवाल ना पूछे जाएं। तो इसलिए मैंने इस सेक्शन को बोला कि लीस्ट प्रायोरिटी आप इसको देंगे और सबसे एंड में पढ़ेंगे। टाइम होगा तो, नहीं होगा तो स्किप कर देना। बट हाँ, मिसलेनियस और सिस्टम डिजाइन वाला जो सेक्शन था ये वाला, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपका 2 से 3 घंटे लेगा और उसके बाद आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है हमें? क्या बात समझ में आती है हमें? यस और नो? यस और नो? तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आपके इस कोर्स को। और ऐसा लग रहा है बहुत लंबा चलेगा। डीएसए वाला मुझे फिर भी छोटा कोर्स लगता है कि वो छोटा कोर्स था, बट ये वाला लंबा चल गया ऐसा लग रहा है मुझे। आज ही लग रहा है ये। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही था हमारे इस सेशन में। मुझे पता है कि 2 घंटे क्लास थी, पर इतना ही था दोस्त, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब गुस्सा मत होना कि भैया आज तो 2 घंटे नहीं पढ़े भाई, इतनी सारी तुम्हारे निकाली ना मैंने क्लास से 2 से ऊपर। बट हाँ, ये वाली क्लास में इतना ही था, जबरदस्ती खींचने वाली बात नहीं। तुम्हें होमवर्क मैंने बता दिया क्या करना है, कि तुम्हें चीट शीट दे रखे, चीट शीट को एक्सप्लोर करना, 2-3 घंटे तुम्हें यहाँ पर लगाने। ठीक है, और बस बस भूल जाओगे अब हमें? नहीं, मैं नहीं भूलूंगा दोस्त, तुम भूल जाओगे मुझे। तुम्हारी प्लेसमेंट लगेगी, तुम भूल जाओगे कोई ऐसे व्यक्ति भी था किसी ने जिसने 2-4% हमारे को कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया था हमारी पढ़ाई में। पर कोई ना। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था हमारे पास। कोई बातचीत करना चाहते तो कर सकते हो, मतलब मैं भाग नहीं रहा हूँ। पर तुम कोई बात करना चाहो तो कर सकते हो दोस्त। आ जाओ, कौन आ रहा है रेज हैंड पे? क्या हाल चाल दोस्त? बढ़िया भैया। क्या चल रहा है? बस भैया नॉर्मल ही सब बढ़िया चल रहा है सब। अभी भूलेंगे थोड़ा ना कोई आपको, आप भूलना मत बस। ना, मैं तो नहीं भूलता दोस्त, मैं तो नाम भी याद है, आपका पूरा नाम ध्रुव सोनी है। हाँ भैया, बस वही अभी उस दिन मजा आया था बहुत, मीट हुई थी ना जब रात को, हाँ, वो जब 100 लोग थे जब। वो तो दोस्त चलता रहेगा। ठीक है, वो तो चलता ही रहता है। उस दिन के बाद ही मार हुआ था मैं। 4-5 दिन छुट्टी, कोई हाँ कुछ नहीं करेगा। उस दिन रात को ज्यादा हो गया था, कुछ ज्यादा बातें। हाँ, नहीं बातों से तो नहीं यार, मैंने उस दिन कुछ खाया था बाहर का और उससे बीमार हुआ था। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या खाया था। बट चलो ठीक है। और बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस कोर्स के साथ? ऑल गुड, बेस्ट था भैया। मजा आया? जी, थोड़ा बस वो था इसमें, थ्योरी थी तो ज्यादा याद रखना पड़ेगा, बाकी तो भैया बहुत ठीक है, ठीक है और दोस्त। मुझे ये चीज दिक्कत आती है ना कि जैसे भैया मैं 2021 पास आउट हूँ, ठीक है, ठीक है। तो भैया इतना कॉलेज में मैंने पढ़ा नहीं इतना, और मैंने मतलब कम से कम जितना भी मतलब ये था ड्यूरेशन था उसमें इतना पढ़ लिया। बस वो चीज बेकार लगती है कि यार कॉलेज में भी आना चेंज होना चाहिए। कॉलेज में यार, मैं पंजाब के कॉलेज में जाता हूँ ना, पंजाब के कॉलेज के अंदर मैं चितकारा गया था, मैं सीयू गया था अभी। तो वहाँ पे जिस तरह की चीजें पढ़ाई जा रही हैं, और यहाँ दिल्ली के कॉलेज में मैं अपने स्पेसिफिक एनएसआईटी की और डीटीयू की बात कर लेता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पढ़ाई जा रही है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। भले ही वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट उनका जो वे ऑफ टीचिंग है, जो उनका करिकुलम है, जितना मुझे उनके टीचर्स ने, उनके डायरेक्टर्स ने, उनके वीसीज ने बताया, मुझे वो बहुत एंगेजिंग लगा कि यार इस तरीके से सही में पढ़ाना चाहिए। पर वो दिल्ली में शायद उस तरीके से पढ़ाया जा नहीं रहा है। या फिर दिल्ली की स्पेसिफिक बात करूँ तो मैं एनएसआईटी डीटीयू की बात कर रहा हूँ, जो हम पढ़ के गए मैंने हैं। भैया जैसे मैंने कॉलेज भैया देहरादून से करा था, ठीक है, तो उधर मैंने भैया अपने एचओडी को मेल लिखा कि आप सर ये चीज कर सकते हो, ये ऐसा वैसा। अगर भैया अगर आपको बुलाएंगे तो आप आओगे वहाँ पे, मतलब देहरादून आ इनकेस? जाएंगे तो बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। देहरादून भैया, देहरादून अभी आज तक अरे गए नहीं आप?
देहरादून तो ये रहा यार, मसूरी के पास ही होता है ना। वो वही भैया वही। हाँ तो आ जाएंगे, कोई सीन नहीं, 2 दिन रुक भी जाऊंगा, थोड़ा वेकेशन भी हो जाएगी। गर्मियाँ बहुत है। ठीक है भैया, फिर भैया करते हैं वहाँ पे, मैं बताऊंगा। करवा दो, दोस्तों शेड्यूल करा दो, वहाँ पे आ जाएंगे, कोई इशू ना है। ठीक ठीक है, है तुम में से कोई भी कहीं भी करवाना चाहता हो करवा सकता है, मैं आ जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके भैया। ठीक है दोस्त, करो एंजॉय। और कोई फीडबैक हमारे लिए इस कोर्स के लिए दोस्त, लेट्स से हम एक और बैच इसका लॉन्च करेंगे कभी आगे जाकर, तो कोई फीडबैक जिससे इंप्रूव कर पाए। फीडबैक भैया मतलब हर चीज ठीक थी, बट थोड़े भैया बस नोट्स थोड़ा सा है ना, मतलब कि हर लेक्चर के मतलब एक चीज थी भैया, हाँ हाँ ये जैसे हम मतलब हमको अगर नेक्स्ट डे जो पढ़ना है ना, अगर वो पहले से ही बता दो ना, तो थोड़ा हम देख के आए कि यार ये चीज पढ़नी है, ठीक है। तो भैया ज्यादा इंटरेक्शन होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा इंटरेक्शन कम रहता है। इसमें बहुत इंटरेक्शन कम है कंपेरेटिव जितने भी कोर्स हमने लिए हैं, जी भैया। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी थी ना, दैट्स व्हाई। जी पर तो चलो ठीक है, बस यही नोटेड। है कि बस अगर जो पढ़ाओ आप एक दिन पहले आप बता दो कि ये है, हाँ इवन आप रात को ही डाल दो अगर आपके पास टाइम नहीं था, ठीक है। तो देख के आए बच्चे बस। ठीक और है दोस्त, ये हमने रख लिया अपने दिमाग में, और डन सीन है। आपका रिफंड आ गया वाला? हाँ भैया आज ही आया भैया, आज चलो बस बढ़िया। मैं बोलूंगा। एक बस भैया नोट दे देना ना यार। नोट्स ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस नेटवर्किंग के बचे हैं दोस्त, कल मिल जाएंगे। ओके थैंक यू सो मच भैया। ओके ब्रो। बाय। ठीक है, चलो। हाय सस्मिता, कैसे हैं आप? सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा सर। बोर नहीं हुए? नो नो एक्चुअली अगर कोई मतलब कहीं और से पढ़ती तो मैं अब तक तो भाग चुकी होती। इतना थ्योरी था। बहुत थ्योरी थी, बहुत ज्यादा थ्योरी थी यार। आप खुद हाँ देखो, स्टार्टिंग के पहले दिन में कितने मैसेज आए होंगे चैट सेक्शन के अंदर, और अभी लास्ट क्लास में कितने मैसेज आ रहे हैं चैट सेक्शन के अंदर, तो कितने बच्चे ड्रॉप हुए हैं ये बोर हो के, यार नहीं बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है। जी बहुत सारा मतलब थ्योरी था। मैं भी भाग चुकी होती अगर आप नहीं पढ़ा रहे होते। तो ये है बोरिंग, मतलब मैं इसमें बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं ऐसा नहीं है, बोरिंग बोरिंग बहुत ज्यादा बोरिंग है भाई, मुझे पढ़ाते हुए मैं कभी ऐसा होता कितना बोरिंग है, बट मजबूरी है। मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, ये पूछा जाता तो पढ़ना भी पड़ेगा, तभी बता पाएंगे, हम तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। यस सर, दैट्स व्हाई यू आर द बेस्ट, जो कि अरे बोरिंग क्लास को भी इंटरैक्टिव बना के अरे बच्चों को रोक लेते हो सर। थैंक्स नहीं, मच फॉर दिस। सही सही सही। और कोई फीडबैक आपकी तरफ से? नो सर, आपका तो हर कोर्स की तरह ये भी बेस्ट था, आई सही मस्ट सही। से। ठीक है, बाकी मेरे को कुछ मैसेज दिख रहे हैं जहाँ बच्चे कह रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी 1 साल तक होनी चाहिए, तो मैं बोल मतलब चिंता मत करो तुम यार, अगर मेरे बोलने से काम होता है तो हो जाएगी, तुम्हें बोलने की नीड भी नहीं है। ठीक है, अभी कब तक है, लास्ट डे कब दिखा रहा है ये? आई थिंक दिसंबर दिस ईयर। ठीक है, तो मैं उनको बोल दूंगा, और तुम्हें मुझे दोबारा रिमाइंड कराने की नीड भी नहीं है, वो अगर पॉसिबल होगी डेफिनेटली हो जाएगा, चिल करो। और बताओ। सर मुझे एक बात पूछनी थी, आई डोंट नो आई एम अलाउड टू आस्क दिस क्वेश्चन हियर और नॉट। मुझे आप कुछ मतलब अच्छा कोर्स सजेस्ट कर सकते हो यूडेमी पे? किस चीज पे? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड यूट्यूब में क्यों कर रहे हो आप? यूडासिटी से करो, फ्री कोर्सेज करो वहां से, बढ़िया कोर्स। यूडासिटी से कौन सा वाला? एक मैंने वीडियो बना रखी है एंड्रॉइड डेवलपर रोड मैप करके, ठीक है, जी उसके अंदर मैंने सारे बता रखे हैं वो कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज हैं, और यहाँ तक कि मैंने वो सारे कोर्सेज शेयर भी कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स, ठीक है, और वो सारे फ्री हैं, उनमें से कोई भी पेड भी नहीं है, और वो सारे क्वालिटी कंटेंट है। मैंने वो सारे के सारे कोर्सेज खुद कंप्लीट किए हैं 1 by 1, एक मिनट मैंने वीडियो का सारा का सारा देखा हुआ है, तो बहुत अच्छे कोर्सेज है, वहाँ से देखो आप। जी सर, मैं वो चेक कर लूँगी। सर आपका वेब डेव के बाद आएगा ना एंड्रॉइड, एंड के कब आ रहा है ये वेब डेव वाला? यार वेब डेव वाला भी सबसे पहले प्रायोरिटी वेब डेव लेके आना, वेब डेव आ जाएगा, ठीक है। वेब डेव आप ये मान के चलोगे, बस मुझे और लक्ष्य को 2-3 दिन बैठना है, हम एक बार स्ट्रक्चर फाइनलाइज कर लें, और फिर शूट मेरा मन है मैं रिकॉर्डेड लॉन्च करूं। शूट आई थिंक 15 से 24 दिन के अंदर, 25 दिन का शूट पूरा कोर्स हो जाएगा, तब मान के चलो कि 1 महीने के अंदर हम लॉन्च कर देंगे। जी सर। और सर और एक बात पूछनी थी, कुछ रेफरल का कुछ कैसे ले, मतलब लोग बोल देते हैं लिंक्डइन पे हाँ दे देंगे, और टेस्ट लिंक तो आता ही नहीं है, वेट उनको करते बोलो रह जाते कि हैं। आप रिक्रूटर से बात करो, जो रेफरल दे रहा है ना, उनको बोलो आप रिक्रूटर से बात करो, उनको बोलो कि उन्होंने आपको रेफर किया है, और वो रिक्रूटर को खुद अपने एंड से मैसेज करके बोलें कि इसको लिंक सेंड करो। जब एक एम्प्लॉय रिक्रूटर को पिंग करके बोलते हैं इसको लिंक सेंड करो,
तो 99.99% चांस है कि लिंक आता है। मेरे केस के अंदर मैंने जिसको भी रेफर किया, मैंने हमेशा बोला है कि इनको लिंक सेंड करो, और हमेशा लिंक गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने लिंक सेंड ना किया। तो बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। ओके सर, मैं ये भी इंक्लूड करूँगी। और सर बस चल तो रहा है, अभी मैं एमसीए फाइनल ईयर में हूँ, सो आई वाज प्लानिंग फॉर इंटर्नशिप। आफ्टर दैट अगर वहाँ जो कंपनी में टारगेट कर रही हूँ वहाँ पीपीओ लग जाता तो ठीक है। सर यही है ना कि मतलब टायर 3 कॉलेज से कैंपस में आती नहीं है, और फिर ये लिंक्डइन में रेफरल लेते लेते मुझे तो टेस्ट लिंक ही नहीं आते। मतलब लोग बोल देते हैं हाँ मैंने रेफर कर दिया, बट टेस्ट लिंक ही नहीं आते। वही सेम चीज मैं आपको बोल रहा ना, आपको उनसे बुलवाना पड़ेगा रिक्रूटर को, ठीक है, या फिर रिक्रूटर को परेशान कर दो। और ये लिटरली इसका मतलब है परेशान करना ही है। आप रिक्रूटर का मेल पकड़ो, उसको परेशान कर दो कि ये लो रिज्यूमे, लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया, ठीक है। तो जल्दी हमारे यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी के अंदर जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेन रिक्रूटर्स को पकड़ के परेशान करते हैं। फॉरेन रिक्रूटर्स को मतलब डिफरेंट आप मेटा लंडन ले लो, आप गूगल व्हाट्सएप ले लो, ऐसे बहुत सारी कंपनी, और उनसे बोल के फिर बात परेशान करेंगे। वैसे वो एक बार अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है, और फिर आपके अंदर अगर मेरिट है तो मेरिट के दम पे आप निकाल लोगे इंटरव्यू। मतलब शर्माना नहीं है, इन शॉर्ट में कहता हूँ शर्माना नहीं है। तुम्हारे शर्माने के चक्कर में तुम्हारा भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। नहीं सर, यहाँ तो शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वही। यस सर, जो आपका तीनों ही कोर्स मतलब मैंने उप्स वाला लिया था, वो सबसे बेस्ट था। मतलब मुझे ये पर्सनली मैं ये फील करती हूँ कि ये ना कोर्स का प्राइस, मतलब वो उप्स वाला, हाँ, उसका प्राइस ज्यादा होना चाहिए था, आपने कम में दे दिया। एंड इसका मतलब रिवर्स होना चाहिए था, इसका कम होना चाहिए था। यस यार प्राइसिंग वाली गेम हमने खेली ना अभी तक, तो मेरे को समझ में आता नहीं प्राइसिंग क्या रहनी चाहिए क्या नहीं रहनी चाहिए। तो लोग जो सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से चले जाता हूँ। जैसे लास्ट टाइम हमने वो किया था, अभी रिकर्जन वाला जो कोर्स था 1600 समथिंग का था, तो मुझे समझ में आया बच्चे कह रहे नहीं भैया ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। मेजोरिटी बच्चे कह रहे हैं कि ज्यादा है। मैं लो फिर ले लो भाई, छोटा कर देते हैं इसको। अब ज्यादा कि नहीं है, तो बच्चे कह रहे हैं ठीक है, वही चीज है। हाँ, मुझे पर्सनली लगा कि ये रिवर्स होना चाहिए था, वो बेस्ट था। मैंने अब तो वो और कम हो गया, अब तो 499 पे जा रहा है यार हमारी मेन वेबसाइट पे, वही सेम। हाँ, ये कोडेल पे आ रहा है। हाँ, रिकॉर्डेड वाला। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर यही था। और वन लास्ट चीज मैंने कहीं सुना था कि बोलते इफ यू वांट टू बी द बेस्ट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर। ओह थैंक यू यार, मींस अ लॉट। Yes sir, I was following you from my second sem of BSc. आप जब ब्लॉग बनाते थे। हाँ, इतने बेकार ब्लॉग मैं खुद नहीं देख पाता उनको। ओके सर, ओके थैंक यू, इतना ही था। चलो थैंक यू, बाय बाय। हाय आदित्य, कैसे हैं आप? हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं दोस्त आप? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है, म्यूट पे हैं दोस्त आप। नहीं आई आवाज। हाय पंकज, कैसे हैं आप? ठीक हो भैया, आप कैसे हो? बढ़िया दोस्त, कैसा रहा आपका कोर्स? वो सही था भैया, एक नंबर। मजा आया या बोर हुए? मजा आया। बोर नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं। फिर ठीक है दोस्त, और फीडबैक हमारे लिए? सही है सर, सब कुछ सही था। नोट्स का थोड़ा मुझे तो इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट लगा, तो वो थोड़ा पॉइंट वाइज लिखते थे ना, सही में लगता था। तो वो भी मैंने बना लिया वैसे मेरे नोट्स खुद के। ठीक है, अच्छे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए ऐसा कर देंगे, जो अगला बैच हम लॉन्च करेंगे सेम कोर्स का, वहाँ पे नए नोट्स जो बनाएंगे वो शेयर कर देंगे। आपका जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पे नए नोट्स भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है? ठीक है, अभी बना रहा हूँ, स्टिल अभी भी बना रहा हूँ, पूरे हुए नहीं। मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ जैसा। हाँ वो तो बेस्ट है यार, मतलब अपने नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, उससे बेस्ट तो कुछ होता ही नहीं दोस्त। और भैया आप दिल्ली में कहाँ पे रहते हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ, उत्तर नगर में। अच्छा, मैं ना 2-3 दिन पहले आया था यहाँ पे, द्वारका कोई जगह है वहाँ पे आया था। मैं सोचा आपसे मिलूं, पर
कुछ मालूम नहीं था मुझे। द्वारका के तो बहुत पास है, तो मैं सेक्टर 5 के पास हूँ। अगर आप सेक्टर 5 द्वारका पहुंच गए तो आप मेरे घर से सिर्फ 500 मीटर दूर है। मैं सेक्टर 6 में था। सेक्टर 6 सेक्टर 5 से सिर्फ 500 मीटर दूर है। अरे मुझे पता नहीं। हाँ। मैं मुंबई से हूँ भैया। कहाँ से? मुंबई, बॉम्बे। बॉम्बे डेटा सेंटर, सही है। हाँ, डेटा सेंटर के वहाँ पे। सही है, सही है, सही है, बहुत सही दोस्त। भैया एक ये पूछना था मेरे को, मैं भी ना एक अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ एक कंपनी, मैं ठीक वहाँ है। पे ना पॉइंट डेवलपर हूँ, तो इसका कोई आगे हाइप है क्या? कौन से डेवलपर हैं वहाँ पे? शेयर पॉइंट। ठीक है, उसमें आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? अभी तो ट्रेनिंग खत्म हुई है, अभी प्रोजेक्ट हम लोग को अलॉट करने वाले। अच्छा। उसमें मैंने शेयर पॉइंट में ना ऐसा .NET के थ्रू एप्लीकेशंस वेब ऐप बनाते हैं ना, हम्म। वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, पर उसके अंदर बनाते हैं, वेबसाइट्स भी बनाते हैं, एप्स भी बनाते हैं, पावर एप्स भी बताया है, ऑटोमेशन बताया, पर उसमें अभी यूज हम लोग को ये सब ट्रेनिंग हो गया है, पर उसमें अभी प्रोजेक्ट में गया नहीं हूँ, अभी जाऊंगा ये मंडे से। ठीक है। तो लेकिन मैंने शेयर पॉइंट डेवलपर कहीं पे देखा तो नहीं है ज्यादा। मैंने भी देखा है दोस्त, मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं वहां पे कि IBM में काम करते हैं, इसमें उसमें करते हैं, पर मैंने तो देखा नहीं, तो वही मैं आपसे पूछना चाहता था। कौन सी कंपनी में है आप? ऑक्टावेयर। ठीक है। आपको कितना सीटेसी है दोस्त, कितना सीटेसी है? 2.2। तो दोस्त फिर तो देखो आप एक फेज तो कंप्लीट कर चुके हो। डीएसए भी कर रहे हो साथ साथ कि नहीं? हाँ, ये कर ही रहा हूँ मैं, डीएससी भी कर रहा हूँ भैया। डीएससी का एक प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइज तक नहीं पहुंच पाता हूँ मैं। दोस्त एडिटोरियल देखते रहो, दूसरों को सोल्यूशन देखते रहो, आपके दिमाग में पैटर्न बिल्डअप होने अपने आप शुरू हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको रुकना नहीं है, बस आपको ये समझना है कि अभी नहीं आया कोई बात नहीं, एक आधा घंटा एफर्ट मारो, सोचो, नहीं आया कोई बात नहीं, समझ लो, अगले क्वेश्चन पे जाओ। एक आधा घंटा एफर्ट मारो, नहीं आया कोई बात नहीं, समझ लो, अगले क्वेश्चन पे जाओ, करते रहो, बस रुकना नहीं है। रुक जाओगे तो फिर पीछे रह जाओगे। वो ऑप्टिमाइज करने नहीं आता तो ऐसा लगता है कि ये वो समय के साथ होगा, वो समय के साथ होगा। मैंने 4 महीने जब डीएस शुरू के 4 से 5 महीने में एक भी क्वेश्चन खुद ऑप्टिमाइज तरीके से नहीं सोच पाया भाई। एक भी क्वेश्चन खुद नहीं सॉल्व करा ऑप्टिमाइज तरीके से। ठीक है, तो वो समय लगेगा, समय के साथ साथ समझ जाओगे, आ जाएगा वो। ठीक है। और सिस्टम डिजाइन पे भी एक जगह पे अटका हूँ। बिल्डर पैटर्न मेरे से 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया देख रहा हूँ, अभी थोड़ा और कंफ्यूजिंग लग रहा है। जितना कंफ्यूजिंग लगेगा उतने ज्यादा एग्जांपल्स देखो। ठीक है, ये उससे सॉल्व होगा। डीएसए के अंदर ड्राई रन और डेवलपमेंट के अंदर एग्जांपल्स और दूसरा कोड बेस, ये बहुत हेल्पफुल होता है दोस्त। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। हेलो सर। हाय दोस्त, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। कैसा लगा आपको? सर कोर्स तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा था। लाइक प्रॉब्लम सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो सारे रिवाइज हो गए, एक बार सब रिकॉल हो गया। एंड लाइक अगर इंटरनेट बाकी कोई भी बोर्ड से कंपेयर करो तो दिस वाज द बेस्ट। अरे थैंक्स यार। लाइक जैसे आप बताते हो कि आप पहले सभी कोर्स खुद खरीदते हो, फिर उसमें हाँ। से आप बेस्ट चूज करते हो, लाइक हाँ इट वाज द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग। दोस्त, अभी मैं अगर आपको बताऊं ना, जो हमारी डीएमएस की सीरीज चल रही है और ओएस की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है कोड हेल्प के ऊपर, वो भी सारे कोर्सेज ऐसे ही बनते हैं, पहले हम खरीदते हैं फिर हम देखते हैं। और एक चीज हमने ऑब्जर्व ये करी है कि वो जो पेड कोर्स है ना, वो 4,000 5,000 कोर्स आता है, वो 4 से 5,000 कोर्स हम खरीदते हैं पहले, वो जो एक वेबसाइट से अलग जगह से लेने पड़ते हैं। तो 5,000 का सिर्फ डीबीएमएस पढ़ाया जा रहा है, और जब मैं वहाँ पे डीप डाइव करके आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 70% से 80% कंटेंट वो पढ़ाया जा रहा है जो मुझसे पूछा ही नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो इतना फालतू कंटेंट मुझे उसमें देखा, तो वहां से मैं सिर्फ देखा तो 20% रिलेवेंट कंटेंट यहाँ पढ़ाया जा रहा है, इंटरव्यू तो बाकी पूछा भी नहीं जाता थोड़ा। तो फिर वहां पर अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है कि और बच्चों से पूछो, तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे क्या पूछा गया, इंटरव्यू एक्सपीरियंस निकाल के लाओ, बच्चों से क्या क्या पूछा जा रहा है, इंटरव्यूअर से बात करो, तो तब मजा आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके आंसर नेट पे एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि आप एक कंप्यूटर के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस कितने बना सकते हो। मैंने तो बताया क्वेश्चन वाला ऐड भी किया था जब मैंने ओएस पढ़ी थी कि एक कंप्यूटर के अंदर आप नंबर ऑफ प्रोसेस मैक्सिमम कितने बना सकते हो। अब तुम नेट पे सर्च करने जाओगे, इसका आंसर नहीं मिलेगा तुम्हें हर जगह नहीं आंसर मिलेगा, कोई सॉलिड आंसर है ही नहीं है। तो वहां पर किसके पास जाना पड़ता है आपको, वहां पर हम उनसे डिस्कस करते हैं जो कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है, फिर उससे पूछते हैं सर आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या आंसर दे रहा है, इससे आपको सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब इंटरव्यू में आपको आंसर सुन के और रीजनिंग के साथ, फिर वो चीज़ वहां से पूछ के फिर वो चीज़ हम आपको बताते हैं।
तो ऐसे थोड़ी सी एफर्ट लग जाते हैं इसके अंदर। हाँ, वो राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है तो उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तुम्हें करना पड़ता है, बट हाँ कंटेंट वाइज हम पूरा प्रिपेयर करके आते हैं। नहीं सर, कोर्स के मतलब स्टार्टिंग से आपने काफी इंप्रूव करा है हैंडराइटिंग को भी, लग रहा है। अभी भी गंदी है दोस्त। नहीं सर, बहुत अच्छी है, मतलब रीडेबल है काफी हद तक। और So, like- रीडेबल होनी चाहिए। सर लाइक मेरा ना एक डाउट है, लाइक हाँ। हमें ना कॉलेज के अंदर, मैं 3rd ईयर में हूँ, मैंने मतलब काफी फील्ड्स में डेवलपमेंट में काम किया हुआ है, फ्लटर में, स्प्रिंग बूट, नोड.js, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया हुआ है। तो अभी बढ़िया। हमें कंपल्सरी चित्कारा में हूँ मैं सर, तो हमें चित्कारा में कंपल्सरी है 90% अटेंडेंस। तो ठीक है। हम वहाँ पे हमें एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं। सर एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस है प्लेसमेंट्स में? एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस इतनी है, किसी किसी कंपनी के अंदर वो ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आ सकता है, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंस नहीं। सर लाइक मतलब अगर मुझे मैंने DS7 नॉर्मल करी, आपकी 450 शीट मतलब हाफ हो चुकी है, वही कर रहा हूँ उसको, तो मतलब मुझे भी ज्यादा प्रेफरेंस जो एप्टीट्यूड को देनी चाहिए या फिर DSA को? डेफिनेटली डीएसए को। एप्टीट्यूड इज समथिंग जो आप एक वीक के अंदर डेवलप कर लोगे। अगर आप 7 एप्टीट्यूड के टेस्ट दोगे, 5 से 7 टेस्ट दोगे, तो आप कहोगे एप्टीट्यूड, और कुछ करने की नीड नहीं है। मैंने जिंदगी में कोई एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं दिया कभी, GFG पे जाके कभी प्रैक्टिस करी, मुझे नीड नहीं पड़ी कभी, क्योंकि हम इंजीनियर हैं भाई। जो इंजीनियर होती है उनकी एप्टीट्यूड, उनकी रीजनिंग, उनकी मैथ सॉलिड होती है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। तो फिर भी अगर तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस के लिए करना तो 5-7 मॉक टेस्ट दे दो GFG पर जाकर, और उसके अलावा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। अगर मेरा कोई भाई होता मैं उसको बोलता 5 दिन से ज्यादा, छठे दिन बैठ मत जाइए एप्टीट्यूड के ऊपर, और चुपचाप DSA पे फोकस कर और डेव पे फोकस कर और ये सब्जेक्टिव टॉपिक्स फोकस कर। ठीक है सर। सर लाइक सर जैसे मतलब लाइक आप चित्कारा में आए थे अभी, लाइक अभी अगर आपसे फर्दर इवेंट्स करवाने हो तो आपको कहाँ पे कांटेक्ट करें कॉलेज में? कारण में आया था ना GFG वाली उसके लिए आया था मैं, GFG की क्लब के लिए। अनुष्का ने बुलाया था सर। हाँ, और वहाँ पे फर्स्ट ईयर्स के बच्चे नहीं थे, तो अभी आपके कौन से ईयर के बच्चों को टारगेट कर रहे हो? सर हम फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों को टारगेट कर रहे हैं। बुला लो दोस्त, फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चों को कर लो और मुझे बता देना, मेरे को मेल सेंड करवा देना और मैं आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। सर कौन सी, लेजर पे वाली आईडी पे? नहीं, lovegood3@gmail.com। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर कोर्स वाज ऑसम अगेन वंस अगेन। बढ़िया, थैंक यू सर। बाय। हाय दोस्त, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? हेलो भैया, थैंक यू भैया, आपने ले लिया, मुझे लग नहीं रहा था मेरा नंबर आ जाएगा। अरे नहीं, सबका नंबर आता है दोस्त। थैंक यू भैया। मैं तो पहली बात तो बताना चाहता हूँ, मैं आपका मतलब शॉप कर रहा था चाबी वगैरह, और मैं अच्छा भैया का OS का पहले ही कर लिया था, और जैसे आपने फिर यहाँ पे मैं OS ले लिया तो पूरा ऐसे रिवाइज हो गया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब 2 अच्छे एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है और ये इतने बड़े भैया है, तो उनसे पढ़ने का मौका मिल रहा था। तो बहुत खुशी। आप को पता है आपसे बात करना मेरी बड़े लोगों से बात करना ना। अरे नहीं दोस्त, अभी समझ में आया कोर्स, मजा आया कोर्स में कि नहीं? जी भैया, बहुत मजा आया। भैया एक बात पूछनी थी कि हमारा मतलब एकदम लोअर कॉलेज है से, अच्छा। मेरा मतलब JEE का भी उतना स्कोर नहीं था, लेकिन अभी लगता है कि हाँ अभी आपसे पढ़ लिया है तो लगता है कि हाँ कुछ कर लेंगे। तो अभी सोच रहे भैया कि बड़ी वाली कंपनी के लिए टारगेट करना हो तो कैसा ढूंढना पड़ेगा आगे के लिए? जैसे आपके तो रोड मैप देख लिया मैंने वो कोर सब्जेक्ट के लिए और रिस्पेक्ट जो भी है, क्योंकि अभी यूट्यूब पे देख वैसे वो ट्रेंड चल रहा है कि हाँ जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उसकी ज्यादा फोकस करो तुम, ये सर्विस बेस्ड के लिए नहीं। तो कैसे क्या करना है उसके लिए थोड़ा बताइए प्लीज। यार बेसिकली गिन के ना वही 4-5 चीजें जिन पे आपको फोकस करना है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप मेरे DSA वाले बैच में तो आपने DSA वाले पे टिक लगा लिया कि DSA समझ में आ जाएगी। आपने ये वाले बैच में थे तो आपको 4 चीजें आ चुकी हैं, ठीक है, जो जिसपे आपका एफर्ट मारने के लिए नहीं, जिसपे अगर आपका कल इंटरव्यू है तो आप शायद 3 से 4 घंटे के अंदर ऐसे पेज पलट के बोलोगे ये आता है करके रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बच्चों को हर एक सब्जेक्ट के अंदर 1-1 हफ्ता लगाना पड़ेगा, उनके 4 हफ्ते जाएंगे, आपके 4 घंटे या 4 दिन जाने वाले हैं, उससे ज्यादा जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेव पे काम करना, आपको DSA आनी चाहिए, आपको डेव आनी चाहिए, आपको ये सारे सब्जेक्टिव टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है। और आपको लो लेवल डिजाइन, वो भी कोर्स ऑलरेडी हम रोल आउट कर चुके हैं, वो भी अगर आपने देखा हो तो आप देख सकते हो, नहीं दिया तो आप ले सकते हो, ठीक है। 8 सेशन या 9 सेशन हमने उसमें किए थे, और वहां पर मैं लो लेवल डिजाइन पर बात की थी कि आपको कोड किस प्रकार करना होता है, कोड करता है आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है कि यार ये ऐसे कोड करना है और ऐसे कोड नहीं करना। तो मतलब मैं भी कोर्स उसी तरीके से लॉन्च कर रहा हूँ जिस तरीके से आपको सारी नीड्स है। आपको DSA की नीड थी, DSA हो गया, लो लेवल डिजाइन था, लो लेवल डिजाइन हो गया, डेव का कोर्स आने वाला है, सब्जेक्टिव टॉपिक का कोर्स ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, सिस्टम डिजाइन आ जाएगा, तो ये सारी चीजें हमें करते हुए चलनी है दोस्तों, उसके अलावा कुछ खास है नहीं। भैया मुझे और डाउट था कि जैसे मैं पहले से पाइथन
पाइथन किया था, तो अभी जैसे आपका कोर्स दिया तो C++ में हुआ, बेटर कौन सा रहेगा भैया डीएसए के लिए, मतलब आपका वो C++ में या पाइथन में? जैसे आपने तो बताया था कि पाइथन और C++ कोई दिक्कत नहीं होती, एज अ प्रोडक्ट बेस के लिए तो कौन सा प्रीफरेबल रहेगा ज्यादा? देखो, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होते तो मैं आपको बोलता कि C++, अगर आप बोल रहे हो C++ पाइथन में से कौन सी लो भैया, और स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो डीएसए, तो मैं बोलता C++ कर लो, ठीक है। बट अगर तुमने पाइथन शुरू से पढ़ लिया और तुम्हारा डीएसए नियरली खत्म होने वाला है, तो अब C+ में अभी स्विच मत करो, पाइथन से कंप्लीट कर लो, ठीक है। अभी स्विच करोगे तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्योंकि C++ के सिंटैक्स में उतना कंफर्टेबल नहीं होगे जितना पाइथन के सिंटैक्स में होगी। जी तो स्विच करके तुम्हारा अपना कॉन्फिडेंस लो मत करो, स्क्रैच से करते तो पक्का C+ से करवाता, बट अभी पाइथन में रहने दो। ओके भैया। और भैया ये कोर्स मतलब एकदम परफेक्ट लगा, मतलब ये मैंने पेड वाला पहला ही किया हुआ कोर्स है, इसके पहले तो भी लिया वगैरह नहीं था, और वो भी मेरे पापा से जिद करके मैंने लेके मांगा था कि लेके दे दो, तो उन्होंने रिग्रेट तो नहीं है दोस्त, कोई रिग्रेट तो नहीं है कि यार क्यों ले लिया टाइप? नहीं भैया, बहुत बढ़िया लगा एकदम, मतलब मैं तो पहले बहुत वीक था कि ये चारों सब्जेक्ट में कॉलेज पढ़ाया था तो कुछ खास नहीं पढ़ाया था, तो यहाँ पढ़ के तो लग रहा है कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ, मतलब आ गया, एकदम परफेक्ट लगा। और आपसे और लक्ष्य से पढ़ के तो बहुत मैंने इसको तो प्रीफर भी मैसेज भी किया था कि हाँ आपका कोर्स बहुत बढ़िया है करके। थैंक यू भैया, ये बहुत बढ़िया था। बढ़िया दोस्त, धन्यवाद यार। थैंक यू सो मच। ओके बाय। हाय मितेश, कैसे हैं आप? हेलो भैया, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन आपका। सीरियसली, जब भी मैंने सीएस मतलब कॉलेज में आया था, आपकी सारी वीडियोस देखी। लाइक फर्स्ट वीडियो आई थिंक मैंने देखी थी आपका अमर दत्तरवाल के साथ जो इंटरव्यू था, जो पॉडकास्ट का समथिंग था, वो देखा। उसके बाद जो मोटिवेशन मिली, एकदम मजा आ गया था, फिर करना ही करना है। सो भैया बेसिकली जो है, अभी मैं करंटली अभी थर्ड ईयर में जस्ट आया हूँ। मेरे जो सेकेंड ईयर का जो ब्रेक था, समर ब्रेक, उसमें मैंने ये कोर्स कर लिया, एक OSCN और UPS वगैरह। और भैया फीडबैक की बात करें अगर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट था। लाइक मुझे नहीं लगता कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इससे अच्छा पढ़ा सकता है इंटरनेट पे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत मस्त था। लाइक और DBMS भी बहुत अच्छा पढ़ाया। लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे बोर हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने जस्ट 1-2 महीने पहले ही पूरा पढ़ा DBMS एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, इसलिए थोड़ा मुझे आता था तो हो गया। और UPS भी बहुत अच्छा लगा। UPS में भी स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे फिर भी लगा थोड़ा बोरिंग, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में UPS पूरा पढ़ लिया था। लाइक पर जब वो वर्चुअल फंक्शन वाला, जो वर्चुअल कंस्ट्रक्टर वाला, डिस्ट्रक्टर वाला, या जो आपने वो पूरा वो बात किया कि कैसे डिजाइन होता है OAD के बारे में, वो मजा आ गया। और CN में तो पूरा मजा आया, लाइक नया टॉपिक था पूरा, और एकदम बेसिक जो आपने पढ़ाया, बहुत मजा आया एकदम। सही दोस्त, सही समझ में आना इम्पोर्टेंट है। तो वर्थ लगा या रिग्रेट लगा? अरे पूरा वर्थ लगा एकदम, 100%। सही दोस्त, सही, मजेदार, पैसा वसूल। बढ़िया, ये इम्पोर्टेंट है दोस्त। यस भैया। और एक बात और भैया, अभी मैं DSA कर रहा हूँ, लाइक नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट के लिए, तो लीड कोड पे 250 समथिंग कर लिया है। और भैया अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नया प्रॉब्लम आता है ना, उसमें थोड़ा फंस जाता हूँ। अच्छा, जो भी नया कॉन्सेप्ट, लाइक मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन को मुझे याद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, टेक्निक को? तुम्हें एफर्ट मारे के याद नहीं रखना उसको, तुम्हें खुद को पता होना चाहिए ऐसा कुछ किया था। वो कैसे खुद को याद रहता है भैया? अपने एंड से एफर्ट क्यों नहीं मारना जब तुम ड्राई रन करते हो, ठीक है। जैसे मुझे अभी तुम बोलोगे भैया बुक एलोकेशन वाला प्रॉब्लम, तो मैंने बहुत बार कर लिया, तो ठीक है, वो एक तरीके से मेरे दिमाग में फिट हुआ पड़ा, मैं कर लूंगा। बट अगर तुम रोटी पराठा वाला क्वेश्चन लेके आओ, ठीक है, या पेंटर पार्टीशन लेके आओ, तो मैंने उतना कोड नहीं किया उनको, बट मुझे वो क्वेश्चन पढ़ के पता लग गया हाँ सर्च पे से रिड्यूस करना है, तो मुझे बुक एलोकेशन पता कैसे करते थे, अच्छा ये ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, तो वही दिमाग में उसमें लगाने की कोशिश करूंगा। अगर वो दिमाग लगा के मैं कोड कर पा रहा हूँ, तो यानी मेरे पास कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छी पकड़ है। अगर वो उसको मैं कोड नहीं कर पा रहा, तो मुझे कॉन्सेप्ट की पकड़ नहीं है, बस मैंने अपने मन में एक भ्रम बना रखा कि मुझे आता है। तो वो है दोस्त। तो हर एक पैटर्न पे एटलीस्ट 5-7 क्वेश्चन करो, उसके बाद ये मानना कि तुम्हें वो पैटर्न आ चुका है, उसके बिना मानना मत। या भैया सही है। ओके ठीक है भैया। दोस्त, सो यस, लिंक्डइन पे पोस्ट डालूंगा भैया, लाइक कर देना, रीच बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं भूल ही गया। ले लेना भैया, एक लास्ट क्लास वाली फोटो यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट क्लास, और एक डाल देना लिंक्डइन पे, जिसको भी डालना हो। ये अच्छी सी राइटिंग लिख देता हूँ, बच्चे बोलेंगे राइटिंग बहुत ही गंदी आती है। लास्ट क्लास
और हमने क्या क्या कर लिया, हमने ओएस कर लिया, DBMS कर लिया, ऊप्स कर लिया और कंप्यूटर नेटवर्किंग कर लिया। ठीक है दोस्तों, यस ये हो गया जी आपका, थैंक्स अ लॉट। और ये हमारी फोटो आ गई ऐसे ऐसे, हाँ ये ठीक है, ले लो भाई जल्दी ले लो, ज्यादा हंस नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है भाई, चलेगा? यस भैया, वो यार, चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके दोस्त, तुषार, आदित्य, मोहित, तुषार तो ऐड ही नहीं हुए। हेलो हाय दोस्त, सर, आवाज जी? आ गई आ गई। गुड इवनिंग सर, कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? सब बढ़िया सर। कैसा लगा सर आपको कोर्स? सब बहुत अच्छा लगा। और सर रोज आप कभी कभार सरप्राइज टेस्ट लेते थे सर, सही में आई ओपनिंग की तरह काम किया सर। हाँ, डर बहुत लगता था उसमें क्लास में मुझे, जब हम हमारे सरप्राइज टेस्ट होते थे तो बदला ले रहा था दोस्त में कि मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी लूंगा बदला। समझ में आया दोस्त, वर्थ इट लगा, रिग्रेट लगा? नहीं सर, बता पूरा सकते हो, अगर वर्थ इट बेकार था। लगा तो बोल सकते हो, कोई भी इशू नहीं, अच्छा लगा तो भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं सर, वर्थ इट था, पूरा वर्थ इट था। कई बार सर टॉपिक्स भी बोरिंग होते थे तो मन करता था यार ये क्यों ही पढ़ रहे हैं, फिर वो लेकिन दोस्त पहले, मतलब मैं क्लैरिटी पहले ही दे देता हूँ कि देखो बोरिंग होगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें मैं झूठ बोलूंगा इंटरेस्टिंग होगा और बाद में बोरिंग हो, तो पहले ही बता देता हूँ कि बोरिंग होने वाला है और बहुत बच्चे भागेंगे, तो तुम मत भागना। बस वही सर, इसीलिए अभी तक लास्ट क्लास तक थे, क्योंकि लग रहा था भाई जब आप इतनी एफर्ट डाल रहे हो तो हमें हाँ, भी रुकना तो चाहिए फिर तो। सही सही दोस्त। और फीडबैक हमारे लिए कोई? सर आपको फिर सर अच्छा ही लगता है आपका कोर्स, मतलब कहीं लगता ही नहीं गलती है। सही है दोस्त, मजा आया? यस सर। बाकी सर एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी सितंबर में सर ज्यादा कंपनी जो आ रही है वो नेटवर्किंग रिलेटेड आ रही है, हाँ, सर उसके रिलेटेड मतलब कैसे करना चाहिए? नेटवर्किंग रिलेटेड कंपनी ज्यादा आ रही है? हाँ सर, सितंबर के अंदर। कौन से कॉलेज में दोस्त? सर टायर 3 है सर। कहाँ पर है ये? सर जयपुर में। नाम क्या है? सर जेके लक्ष्मीपत। तो नेटवर्किंग वाली कंपनी ज्यादा आ रही हैं, मतलब क्या प्रोफाइल का नाम बताओ? प्रोफाइल को ऐसे मतलब मेंशन नहीं, पर जॉब रोल्स में आता है ना सर स्पेसिफिकेशन, तो उसमें मतलब लिखा हुआ है प्रायोरिटी टू द नेटवर्किंग पैसे रिलेटेड। नाम, कंपनी का नाम बताओ कुछ कुछ। सर जैसे सैंडवाइन, और सर एक एमट्री। और इनके पैकेजेस कितने हैं? सर 8 के आसपास है सिटी से। ठीक है दोस्त, तो तुम ऐसा करो, अगर ये सब आ रही हैं तो, कि मेरे को जितना पता है नेटवर्किंग वाले जो प्रोफाइल्स होते हैं उनका पूरा सिलेबस ही अलग होता है। वहाँ पे डीएसए भी ऐसा नहीं चलता, वहाँ पे आपके कुछ कोर्सेज होते हैं, आई थिंक ये CCNA टाइप्स, सुना है आपने CCNA? यस सर, सुना है सीसीएस है। हाँ, आई थिंक वो वाली सर्टिफिकेशंस होती हैं और उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जितना मेरे को पता है, जितना मैंने डिस्कस किया लोगों के साथ जो नेटवर्किंग प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ उतनी हेल्प नहीं करती। पर भी मेरा इंटेंट फिर भी होगा, अगर आपने इतने पैसे खर्च दिए, अगर आपने इतना ये OSDMS ऊप्स नेटवर्किंग पढ़ ली है, DSE वगैरह आप कर रहे हो, तो मैं आपको ये बोलूंगा ठीक है, वो जो आ रही हैं उनको तो अप्लाई करो ही करो। ठीक है, वहाँ पे आप एक मॉक टेस्ट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस लेके आ जाओ, बट टारगेट ये करो कि आप MNC में या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाओ, एक फुल स्टैक पोजीशन के ऊपर। क्यों जाओ फुल स्टैक पे? क्योंकि वहां पर ये 8 को आप 80 में कन्वर्ट कर सकते हो, समझ रहे हो? यस सर। वो वाली चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको स्किप करो, मैं कह रहा हूँ इसको डेफिनेटली यूटिलाइज करो। इस पे कौन कौन से मतलब क्या क्या पूछा था उसके, तुम क्या कर सकते हो, जो ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तुम्हारी कॉलेज के अलुमनाई हो सकते हैं या फिर कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है, उनसे बात कर लो एक बार, उनसे पूछ लो कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन है प्रोफाइल के साथ और क्या क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, या फिर इन्हीं कंपनीज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस गूगल पे सर्च कर लो, वहां से आइडिया मिल जाएगा पूछा क्या क्या जाता है। ठीक है, बट हाँ, टारगेट ये हो कि 8 में संतुष्ट नहीं होना है, कम से कम 40 तो होना चाहिए, उसके बाद संतुष्टि आएगी। वही सर, ये चीज थी। ठीक है दोस्त, यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सेम दोस्त, बिल्कुल सेम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बाय। हाय आदित्य, कैसे हैं आप? यार आपको मैंने पहले भी ऐड किया था, आपकी आवाज पहले भी नहीं आ रही थी, अब भी नहीं आ रही। कुछ इशू है दोस्त आपके एंड पे, माइक पे आवाज में पता नहीं क्या इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाय मोहित, कैसे हैं आप? कैसे हो दोस्त? ठीक हूँ। कैसा लगा कोर्स आपको? कोर्स काफी अच्छा था। आवाज कट गई। मतलब
आप ऑडिबल है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। कोर्स में सब कुछ डिटेल में बताया था और टेस्ट वाला पार्ट सही था, मतलब पता चल जाता था कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अभी, और बाकी सब सही था। और कोई इम्प्रूवमेंट भी होगी डेफिनेटली, क्योंकि हम तो इंसान हैं। बताओ। इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है, मतलब राइटिंग अच्छा था कोर्स, बस यही कह सकते हैं। ठीक है दोस्त। और बताओ, कुछ पूछना चाहते हैं आप? पूछा ईमेल कर दूंगा। अभी है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा। चलो सर ठीक है, ओके। email कर देना। आदित्य ने मैसेज किया, सॉरी भैया डोंट नो क्या इशू है, कोर्स बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत कुछ सीखने मिला। धन्यवाद आदित्य, बहुत अच्छा लगा सुन के। हाय मेगा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? बहुत सही, बहुत सही। भैया वो मेरे को कहना था कि ये सब इतना सारा पढ़ तो लिया है, बट रिवाइज कैसे करें डेली? लाइक रिवीजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि टेस्ट भी रहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट। हाँ तो वो सब मैनेज नहीं हो पा रहा भैया। देखो रिवाइज ना, अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आने वाली है। मैंने भले ही बोला कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बट जो बेस्ट वे ऑफ रिवीजन होता है वो होता है अपने खुद के नोट से पढ़ना। ठीक है, जी। तो आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ही आपको जल्दी रिवाइज करवा सकते हैं। और आप मान के चलो, अगर मैं 4 सब्जेक्ट है तो 4 दिन से ऊपर मैं लूंगा नहीं, तो 4 दिन में भी अगर आप ये मान के चलो कि 1.5 से 2 घंटे में आपको पर सब्जेक्ट रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप ऐसा करोगे, मंथ में एक दिन सेट कर लो, मंथ में एक दिन सेट करो जिस दिन आप बैठ के, या फिर ऐसा करो हर संडे को 2 घंटे निकाल लो, हर संडे को एक सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, ओएस, डीबीएमएस, ऊप्स और नेटवर्किंग में से कोई भी एक। ठीक है, 2 घंटे में तुम्हारी रिवीजन सारी की सारी हो जाएगी। और ये तुम्हें अभी पहली रिवीजन का सेगमेंट है ना, जो पहली रिवीजन क्या है वो इस संडे कर लेना, इतनी जल्दी कर लोगे तो सारा रिवाइज हो जाएगा। फिर तुम हर महीने इसके एक बार आइट्रेशन लगाते रहोगे, तो फिर तुम्हें चीजें यहाँ आने लग जाएगी। 2-3 बार के बाद वो 2 घंटे की जगह तुम्हें 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे की जगह आधा घंटा लगेगा। ठीक है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। पर जितना गैप लेते जाओगे कि बाद में रिवाइज करूंगी अभी नहीं करूंगी, उतना चीजें भूलते जाओगे दिमाग से, तो उतना लॉस होता जाएगा। अभी वो ओएस वाला मेरे को रिवीजन करना है एक्चुअली। वही कह रहा हूँ आपको। यही मेरा डाउट था कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है भैया, डीएस से भी करना और ये भी, और सारे क्लासेस। मैंने आपको बोला कि मंथली एक दिन करना है, मंथली एक दिन में अपना हो जाएगा। मतलब वीकली में 2 घंटे निकालना है, ये तो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, हफ्ते में 2 घंटे निकालना। अदर देन दिस इम्प्रूवमेंट तो कुछ नहीं, आपके सारे कोर्सेस ले रखे हैं मैंने तो। तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ऐसे, तो मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। राइटिंग को छोड़ के, राइटिंग तो गंदी है मुझे पता है। हाँ नहीं, लाइक सब कुछ सही है भैया। लाइक यू गिव लाइक एक्स्ट्रा टाइम भी आप देते हो, एफर्ट भी देते हो। बीइंग फ्रॉम साउथ इंडिया, आई डू अंडरस्टैंड योर एक्सेंट एंड टोन, तो सही लगता है मेरे को तो। सही है, सही है, सही है। सस्मिता का लिखा हुआ है, लव सर के 3 कोर्स में पढ़ाई के साथ साथ मेरी हिंदी भी इम्प्रूव हो गई। वाह। मेरी भी हिंदी भी इम्प्रूव करवा लेते हैं, ये भी लिखना पड़ेगा मुझे। फीचर्स ऑफ कोर्स के अंदर। चलो सही है, बढ़िया। ओके भैया, बाय। ओके भैया, बाय, थैंक यू। हमारे आखिरी दोस्त जिनका नाम है शशि मित्र, बताएं क्या हाल चाल आपके? हेलो भैया, आपके कैसे हो? भैया मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा पूछने में इसके साथ था। फिर मैंने देखा यहाँ पे कोई नहीं होती है। कनेक्टिंग पे चले गए दोस्त। आप आपका नेट कमजोर चल रहा है, बट आपकी बातें मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग आप करने वाले थे। थोड़ा सा रिग्रेट रह गया मुझे आपकी अच्छी बातें, क्लासी बातें सुनने का। कोई बात नहीं, किसी और दिन किसी और कोर्स में मिलेंगे दोस्त। इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे बट आप कुछ ना कुछ पक्का। कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, मिलेंगे आपसे आपके अगले कोर्स के अंदर, आपके अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद, मुझे बहुत मजा आया आप सबसे मिलके। आप सभी हमारे दूसरे कोर्स के सक्सेसफुल कंप्लीशन के पार्ट हैं। हमारा पहला कोर्स एलएलडी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सक्सेसफुल कोर्स रहा था, जहां पर सबसे पहला कोर्स वो खत्म हुआ। सबसे पहले वैसे हम लॉन्च डीएसए किया था, ये हमारा 3rd लॉन्च कोर्स है और 2nd नंबर पे खत्म हो रहा है। धन्यवाद एवरीवन, मुझे बहुत बहुत मजा आया, मुझे बहुत बहुत याद भी आएगी आपकी।
ठीक है, स्टार्टिंग से जुड़े हो ना, स्टार्टिंग से जुड़ा होता है उसका देख अलग ही बॉन्ड बना होता है। तो कभी मिलूं किसी कॉलेज के अंदर, कभी हमारी मुलाकात हो तो बताना जरूर कि भैया आपसे इस बैच में मैं पढ़ा हुआ हूँ। मुझे डेफिनेटली मुझे अंदर से बहुत खुशी फील होगी कि यार ठीक है, मैं अपने एंड से मैंने कुछ एक आधा % कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और कभी मेरे एक आधे % कंट्रीब्यूशन तुम्हारा कुछ फायदा हो तो मत करना पोस्ट, कोई बात नहीं, बट मत तुम्हारे ऊपर करनी कर लेना, नहीं करनी मत करना, बट मुझे मेल करके जरूर बता देना कि भाई यहाँ पे आपका एक आधा % कंट्रीब्यूशन था और मुझे खुशी मिल जाएगी। ठीक है, और ठीक, मिलेंगे तुम्हारे कॉलेज के अंदर किसी दिन, मिलेंगे तुम्हें किसी लाइव क्लास में किसी दिन। आज के दिन तो इतना ही, धन्यवाद एवरीवन, बाय बाय। शशि भाई आपकी बातें मुझे सुननी है, आप किसी भी तरीके से किसी भी मोड में मुझे रिकॉर्ड करके भेजो, पर आपकी बातें मेरे तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता, सेंड करना lovebubber3@gmail.com पे सेंड कर देना एक ऑडियो फाइल। ठीक है, धन्यवाद एवरीवन, बाय बाय।